बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। व्यूअर्स, आई होप कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मेरा वीकेंड ज़रा अप एंड डाउन गुजरा। एक तो तबीयत काफ़ी मेरी ख़राब थी, माइग्रेन हुई और बस फ्राइडे से लेके संडे तक आप यही सोचे कि बस मैं कुछ अजियत में ही रही। तो एक तो तकलीफ़, ऊपर से कुछ ऐसा मामला हुआ कल जो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। हमारी एक फ्रेंड है, वो बड़े एक टफ़ टाइम से गुज़र रही है। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ और मैंने सोचा कि उस इंसिडेंट से रिलेटेड आपसे ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक भी फिर हमने उसी से रिलेटेड डेवलप किया। कल मैं उसकी तरफ गई तो सहेली की तरफ, तो बेसिकली वो तलाक़ के प्रोसेस से गुज़र रही है। उनके हस्बैंड ने बताए बगैर दूसरी शादी कर ली, उम्र में काफ़ी छोटी लड़की से। हमारी जो जानने वाली फ्रेंड है उसके पहले से बच्चे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वो मामलात ख़राब थे। तो जब कल हम लोग बैठे हुए थे और सब सहेलियाँ बात कर रही थी उससे और समझा रही थी कि यार डज़न्ट मैटर, तुम एक इंडिपेंडेंट वर्किंग लेडी हो, तुम काम करो, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को सेट करो। माशाल्लाह 3 बच्चे ये वो। तो कहती है मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे क्या मिला, काश मेरी इस आदमी से शादी ना हुई होती, ये वो वटेवर। खैर सुनते रहे फिर एकदम से मैं बोल पड़ी। मैंने कहा यार ठीक है, इंसान रिग्रेट करता है ज़िंदगी में चीज़ें, लेकिन हर इंसान हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। कुछ लोग हमें बहुत कुछ इस दुनिया में दे के जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे सिर्फ चीज़ें लेते ही हैं, लेकिन उस प्रोसेस में भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो कहती है मतलब, कहती है तुम नहीं रिग्रेट करती हमजा के बाप से शादी करना? तो मैं एक सेकंड के लिए चुप हो गई और फिर मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो कहती है क्या मतलब, इतनी तुमने मार खाई, ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा वो सब कुछ हुआ, लेकिन बाय द एंड ऑफ इट मुझे एक बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत मिली, एक बहुत बड़ा तोहफ़ा मिला, जो है मेरा बेटा हमज़ा। तो अगर मुझे कोई ये कहे कि मैं वक्त में वापस जाके वो शादी ही डिलीट कर दूं, तो उसका मतलब होगा कि मेरा हमज़ा भी ना हो। तो ये तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी। तो हाँ, जो मेरे साथ हुआ उस दौरान मैं उसको ज़रूर रिग्रेट करती हूँ, लेकिन शादी को इसलिए नहीं रिग्रेट करती क्योंकि हमज़ा ही ना होता अगर वो शादी ना होती। सो मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ एक रिग्रेट नहीं है। तो कहती है तुम मेरी लाइफ देखो। मैंने कहा एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ये शादी नहीं चली, भाई ने गलत किया जो किया, उनको ऐसा बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था, वो गलत है और वो गलत पे ही हैं। हम में से कोई नहीं कह रहा, उनका अपना ख़ानदान उनको बुरा कह रहा है, तो ये तो अपनी जगह एक बात ठीक है। लेकिन देखो 3 बच्चे, शादी के बाद तुमने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया, आप पढ़ सकी, आपने अपनी पढ़ाई को देखा, आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज जो हैं बच्चों को देख, साथ साथ बच्चे भी हुए, तुम पढ़ती भी रही, पढ़ाई के साथ साथ आपने काम भी अपना स्टार्ट किया। अब माशाल्लाह अपनी आपकी बिज़नेस भी है, आप एक कामयाब बिज़नेस वूमन हो, साथ में बच्चे भी अब इस स्टेज पे पहुंच गए कि अपने आप को संभाल लेते हैं। अल्लाह का करम है। एक अनफॉर्चुनेट बात है, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन अगर आप लोगों की आपस में ताल्लुक़ नहीं चल पाया, वो शादी नहीं चल पाई, तो 3 बच्चे, एक सक्सेसफुल बिज़नेस, अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉलिड लाइफ, और घर भी जिसमें वो रहती है, वो घर भी जब इन लोगों की शादी के दौरान भाई ने इनके नाम कर दिया था, मेरी दोस्त के नाम। सो बात ये है कि हाँ उन्होंने बहुत गलत किया, वो आदमी बिल्कुल गलती पे है, 100% गलती पे है, लेकिन वो ताल्लुक़ और वो रिश्ता क्या वो गलत था? नहीं। 3 बच्चे, एक फैमिली। और फिर उसने कहा कि हाँ यार ये बच्चे ना होते तो शायद मेरे पास अब जीने का कोई मकसद भी ना रहता। मैंने कहा ऐसे भी बात मत करो, बच्चे हो या ना हो, अल्लाह का शुक्र है खुद भी एक बड़ी तोप चीज़ हो। तो कहती है हाँ सही कह रही हो। फिर मैंने उसकी इजाज़त से आज आपसे ये बात की, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि नाम नहीं लूँगी। आपको पता है आजकल हर दूसरे घर पे तलाक का मामला चल रहा है, तो कहाँ पता चलेगा कि कौन और क्या। तो कल फिर उनसे मैंने इजाज़त ली कि क्या ये मैं बात अपने व्यूअर्स से कर सकती हूँ कि लोग हमारे साथ कभी कभी बुरी कर जाते हैं, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस से हमें सीखने का ज़रूर मौका मिलता है। और हमें ज़िंदगी में अगर हम हर चीज़ को रिग्रेट करते जाएंगे कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो हम लोगों के लिए तो ज़िंदगी जीनी बहुत मुश्किल हो जाएगी व्यूअर्स। अगर मैं इसी चीज़ में मुब्तला रहती कि हाय मैंने हमजा के बाप से शादी की, मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, तो मैं ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ती? अगर वो मामलात हुए तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मामलात भी तो हुए, और उस मामले में से एक हमजा नुमा ब्रिलियंट पर्सनैलिटी पैदा हुई जिसके बगैर मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल है। सो व्यूअर्स याद रखें, डिफरेंट किस्म के लोग आते हैं। जैसे कि अच्छे लोग जो हैं वो हमारी जब ज़िंदगी में आते हैं तो वो हमारे लिए खुशियाँ लेके आते हैं, हैप्पीनेस लेके आते हैं, पॉजिटिविटी लेके आते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा हमें खुशी देते हैं, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। जब हम उनके साथ हैंग आउट करते हैं,
उनके साथ वक्त गुजारते हैं तो हम हमेशा अच्छा महसूस करते हैं। अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करना चाहिए कि अगर एक हाथ पे ही हम उन गुड पीपल को या अच्छे लोगों को गिन सकते हैं जो हमारी लाइफ में खुशियाँ और हैप्पीनेस लेके आते हैं। खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों से नहीं मिलती व्यूअर्स, छोटी छोटी चीज़ों से मिलती है। कोई इंसान हमें पॉजिटिव वाइब्स दे, हमारे साथ अच्छी तरह से बात करे, हमारे साथ अच्छे अंदाज में डील करे, छोटे छोटे हमारे मामलात में हमारी मदद करे। असल में तो ऐसे लोग एक तोहफ़ा होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए, जो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। अब बात करते हैं बुरे लोगों की। बुरे लोग भी हमें कुछ दे के जाते हैं और वो होते हैं एक्सपीरियंसेस। अब देखें ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें धोखा देते हैं, हमें हर्ट करते हैं, जो हमारी उम्मीदों को तोड़ देते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो हमें ऐसा लगता है उस वक्त जब ऐसा हमारे साथ हो रहा होता है कि शायद हमारी दुनिया ही ख़त्म हो गई है, शायद हमारी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो गई है। लेकिन असल में वही धोखा हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस बनता है, सबसे बड़ा लेसन बनता है। बुरे लोग ज़िंदगी में इम्तिहान की तरह आते हैं और वो हमें समझाते हैं कि कौन से लोग एतबार के काबिल हैं और कौन से नहीं, किसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो समटाइम्स ज़िंदगी में जो लोग हमें टफ़ सिचुएशन में डालते हैं वो एक्चुअली हमें हमारे सर पे एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे होते हैं। अच्छा, जो सबसे बुरे लोग होते हैं, जो वर्स्ट लोग होते हैं, वो हमें सबक सिखा के जाते हैं, लेसन सिखा के जाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से अलर्ट रहना है। जैसे कि बड़े लोग जो हैं जब बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि जिस बंदे के साथ बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं वो कितना को एतबार वाला, कितना को ट्रस्टवर्दी पर्सन है, और फिर बिज़नेस स्टार्ट किया, उनके साथ बैठे, प्लानिंग की और एंड में ऐसे लोगों ने आपको धोखा दे दिया। सो इस चीज़ से इंसान सीखता है कि कोई कितना भी आपके करीब हो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस यानी कि अपनी पूरी रिसर्च और अपनी पूरी मेहनत और अपनी पूरी क्लैरिटी के साथ आगे चलें। मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने 2-3 दफ़ा लाइफ में ऐसे किया कि कुछ डील्स ऐसी हुई जो ऑन पेपर नहीं हुई, जिनको कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं थी। बाद में जब नुकसान खाया तो क्या सीखा कि हर चीज़ लिखत पढ़त के बेस पे करनी चाहिए, और अगर कोई कागज़ या कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने लाया जाए साइन करने के लिए तो ज़रूर 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 उसको पढ़ लेना चाहिए, और अगर समझ नहीं आ रही तो किसी वकील को दिखा के क्लियर करके बाद फिर उसको साइन करना चाहिए। व्यूअर्स, मैंने तो ऐसे लोग भी देखे, मेरे एक जानने वाली एक सिंगर है, एक आर्टिस्ट है, उन्होंने एक ऐसा अजीबोगरीब कॉन्ट्रैक्ट एक बंदे के साथ साइन कर लिया जो उनका मैनेजर था कि उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर वो 100 रुपये कमाती है तो 70 रुपये उनका जो मैनेजर है वो लेता है, 30 रुपये जो हैं उसमें से वो उसके पास आते हैं और उसमें से भी अपना खर्चा और कॉस्ट उसने खुद निकालनी होती है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटे आपने कॉन्ट्रैक्ट देखा नहीं था करने से पहले? ये तो पूरी दुनिया में इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि कोई बंदा आपका मैनेजर है तो वो 10% या 15% लेता है। अगर वन ऑफ डील हो तो 20% भी लोग ले देते हैं। 70% अगर आप अपनी अर्निंग में से, अगर आप लाख रुपया कमा रहे हो, 70,000 रुपये अगले को दे रहे हो और 30,000 रुपये में से भी अपने अखराजात निकाल रहे हो, तो आपके हाथ में बेटे क्या आता है? उसने मुझे कहा कि बस दीदी गलती हो गई है वो। खैर अब उसको भी वकील करके दिए और उसके मामलात वगैरह हम हल करा रहे हैं। लेकिन वही वाली बात ना, अब उस बच्ची ने बड़ी यंग एज पे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैंने कहा बेटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था? कहती थी नहीं। मैंने कहा बच्चे, कहती उन्होंने इतने अच्छे तरीके से, इतने नाइस तरीके से मेरे साथ डील किया, वो इतने ज़्यादा कागज़ थे, वो 8-9 कागज़ थे, तो मैंने पढ़े नहीं। मैंने शुरू में बस पढ़ लिया कि मेरा नाम ठीक है, मेरी इन्फॉर्मेशन सही है। वो तो मुझे कह रहे थे बस कर दो साइन। मैंने कहा बेटा अपनी इन्फॉर्मेशन भी सही लिख दी और साइन भी कर दिया कि जी मेरी ज़िंदगी आपके हवाले। वर्स्ट पीपल जो होते हैं ना, जो आपको पैसों में और दूसरे मामलात में टॉर्चर करते हैं, ये लोग जो होते हैं ना, इनसे इंसान को इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्यूअर, ज़िंदगी में जब तक ऐसा कोई एक बंदा नहीं टकरता तब तक बंदा सीखता नहीं है। शादियों के केसेस में ऐसा हो जाता है कि किसी बंदे ने आपसे शादी की, कुछ अरसा शादी रखी, सारी चीज़ें जिस तरह बाहर के ममालिक में ऐसा होता है कि 1-2 साल साथ रहे और फिर तलाक दे दी। तलाक दी तो 50% जो भी अगले बंदे की चीज़ें थी वो अपने नाम कर ली, क्योंकि अमेरिका, कनाडा वगैरह में 50% जो 50-50 डिवाइड होती है ना, जो भी एसेट्स आपस में होते हैं, तो लोग ऐसी भी हरकतें करते हैं। लोग पेपर मैरिजेस भी करते हैं। आपको पता नहीं होता कि आपके साथ कोई बंदा शादी करना चाह रहा है, आप पासपोर्ट होल्डर है अमेरिका, कनाडा, यूरोप का, आपसे शादी कर ली, जैसे ही उनको पासपोर्ट मिला तलाक दे दी और आगे जाके किसी और से शादी कर ली जिससे एक्चुअली शादी करनी थी। तो व्यूअर्स, ऐसे लोग ना हमें सिखाते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन जब लेना तो सोच समझ के लें, और जब भी स्पेशली काम के मामले में और अपनी पर्सनल लाइफ के मामले में कोई भी फैसले करें, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स के मामले में, तो सोच समझ के करें। कभी भी कोई चीज़ ऐसी साइन ना करें या कोई ऐसी कमिटमेंट ना करें जिसके ऊपर आपने पूरी रिसर्च ना की हो। और जो चीज़ वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, तो ये बात तस्लीम कर लें कि वो एक्चुअली टू गुड टू बी ट्रू है, उसमें कोई ना कोई मसला होगा।
अगर कोई चीज़ 100 रुपए की आपको 5 रुपए में कोई बंदा दे रहा है और कह रहा है आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका कोई इशू भी नहीं है, कैसे हो सकता है कि 100 रुपए की चीज़ 5 रुपए में मिले? व्यूअर्स, 100 की चीज़ 90 में मिल जाती है, 70 में भी मिल जाती है, 50% पे भी मिल जाती है, ना होने के बराबर पैसों पे तो कभी भी नहीं मिलती। तो उसमें कोई ना कोई शेडी चीज़ होती है। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कोई चीज़ बेच रहे होते हैं, कहते हैं जी हम 50% ऑफ पे बेच रहे हैं, आपने उसको चेक किया, जाके देखा तो उसमें कोई नुक्स था या कोई प्रॉब्लम थी। सो ऑलवेज बी केयरफुल, रिलेशनशिप्स में भी और अपनी लाइफ के डिसीजंस में भी। और फाइनली सबसे जो बेहतरीन लोग, जो बेस्ट लोग होते हैं, वो आपको मेमोरीज़ देते हैं। जैसे कि आपके बचपन की यादें, दोस्तों के साथ बैठ के बातें करना, उनके साथ खेलना, स्कूल के दिनों में हंसना, शरारतें करना, दरख्तों पे चढ़ के आम अंबियाँ तोड़ना, अमरूद तोड़ना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ मिल के टेबल पे खाना खाना। तो जो सबसे अच्छे लोग होते हैं ना, जो बेहतरीन लोग होते हैं, वो आपको खूबसूरत यादें देते हैं। बिकॉज याद रखें व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे जब हमने इस दुनिया से रुखसत होना है ना, जो आखिरी चीज़ जो हमारे दिमाग से गुजर रही होगी वो हमारी यादें ही गुजर रही होंगी। और फिर हम लोगों की दुआएं और अमाल ही अपने साथ लेके जाएंगे। फाइनेंसेस में आप खरबपति अरबपति भी हों, आप अपना फॉर एग्जांपल दफनाते हुए बॉडी ताबूत में भी डाल दें सोने की, तो उस सोने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। हीरे जवाहरात अपने साथ दफना दें। पिरामिड्स में जो फ़ैरोज़ वगैरह होते थे, वो कितनी महंगी महंगी चीज़ें जो हैं उस वक्त के जो बादशाह वगैरह होते थे, वो अपने साथ दफनाते थे। क्या हुआ उन चीज़ों का? जब उनकी हड्डियाँ और उनके गले हुए जिस्म निकले तो उसके साथ क्या निकला? वही सारी चीज़ें जो आपने दफनाई थी। सो द पॉइंट इज़, जब इस दुनिया से हमने कुछ नहीं लेके जाना तो कम से कम अच्छे आमाल और दुआएं लेके जा सकते हैं। दूसरों का अच्छा होना या ना होना हम नहीं गारंटी कर सकते, लेकिन अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। एक ऐसा इंसान जिससे अगर किसी को कोई फ़ायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो, और कोशिश हमेशा ये रहे कि लोगों के लिए आसानी पैदा करें। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा भी हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। तो मेरी जान, आज के टॉपिक के बारे में क्या कहोगी? अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ट्रेजेडी होती है, तो जिस इंसान की वजह से कुछ बुरा होता है वो दुनिया का हमें सबसे बुरा इंसान लग रहा होता है। और लोग कहते हैं कि अल्लाह काश हमारी इस इंसान से कभी मुलाकात ही ना होती, काश जैसे कि मेरी अब एक दोस्त कह रही है कि काश मेरी इस इंसान से शादी ना होती तो 3 बच्चे भी ना होते ना, फिर ऐसे ही है। फिर ये लाइफ भी ना होती। अगर कहीं और शायद शादी होती तो शायद वो अपना पढ़ाई ना परसू कर पाती, डिग्री ना ले पाती, अपनी बिजनेस ना स्टार्ट कर पाती। तो शायद उस इंसान के साथ जो ताल्लुक़ है वो एंड में जाके नहीं ठीक रहा, लेकिन जो गेन किया और जो फ़वाइद हुए और जो पॉजिटिविटी हुई उसको भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और पता है, तकालीफ से निकलने का एक अच्छा तरीका ये भी होता है कि फिर आप पॉजिटिव के ऊपर फोकस करें। नेगेटिव पे फोकस करें तो बंदा तो डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइडल हो जाता है। ना जाने वाला तो चला गया, लेकिन वो आपको यकीनन कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा या बता के जाएगा। और वो कहते हैं ना, हर चीज़ के पीछे अल्लाह की एक मसलहत होती है। तो इसी तरह अगर कोई जा रहा है या कोई चला गया है तो हम उस टाइम तो हमें बहुत लगता है कि बहुत गलत हो गया, धोखा दे दिया, बट वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। वो एक ऐसा लेसन दे के जाता है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी उसे याद रखते हैं और वो दोबारा गलती आप कभी भी नहीं करते। और जान देखो, अच्छी चीज़ों पे फोकस करना बेहतर होता है। बेहतर है। हम अपने आप को ना खुद ही ख़राब कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि हम नेगेटिव पे ही फोकस करते हैं। मुझे बड़े लोगों ने जब मैं कभी बात करती हूँ लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो मुझे कहते हैं आप रिग्रेट करती होंगी ना हमज़ा के फादर से जब आपने शादी की, आप वो रिग्रेट करती होंगी कि आपने एक हफ्ते में ही डिसीजन ले लिया। मैंने कहा हाँ, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए था, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अगर वो शादी ना होती तो हमज़ा ना होता। तो मेरे लिए वहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। बहुत सी ऐसी डिसीजंस मेरी लाइफ की जहाँ पे एंड में अगर कोई चीज़ अच्छी ना हुई हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन चीज़ों पे फोकस करूँ जो अच्छी हुई, यानी कि जो अच्छी चीज़ें हुई वो वहाँ तक बात ठीक थी। जहाँ पे मसला ख़राब हुआ, अब मैंने उसकी इस्लाह कैसे करनी है। इसी तरह तो बंदा इम्प्रूव करता है लाइफ में। बिल्कुल जर्नी है ज़िंदगी की एक, कि अपने आप को हमने कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव अगर कुछ जा रहा है तो उससे बेहतर आपका वेट भी कर रहा है। वो कहता है ना कि बेहतर से बेहतरीन आपको मिलता है। तो बस इसी चक्कर में कुछ चीज़ें होती हैं जो हम दुआओं में मांगते हैं या कहते हैं ये बस किसी भी तरह ये हमारा है, बट नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से मतलब कुछ और ही प्लान्स होते हैं। और तो हमने जो सोचा होता है उससे 1000 गुना बहुत ज़्यादा अच्छे प्लान होते हैं। की है। ऐसे ही है। तो अब खुद को हील करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उस टाइम के पॉजिटिविटीज़ को सोचें और लेसन जो मिला है उसको सोचें कि अगर ये ना होता तो फिर शायद मुझे ये लेसन ना मिलता, और उस की पॉजिटिविटीज़ ढूंढें कि आइंदा ज़िंदगी में मैं ये जो चीज़ें कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ ये मैं दोबारा ना करूँ। मुझे याद है, मेरी एक दोस्त है, उसने मीडिया में काम करना शुरू किया, फिर उसने इवेंचुअली मीडिया छोड़ दिया। जब मीडिया छोड़ा तो बड़ा रोई और कहती है कि यार
पता नहीं क्यों मैं इस फील्ड में आई, ये वो वोटेवर। अच्छा मीडिया क्यों छोड़ा? क्योंकि उसकी शादी हो गई और उसने ये डिसाइड किया हुआ था खुद कि जब मैं मीडिया को छोड़ूंगी ना देन मैंने टोटल होम मेकर बनना है, मैंने मतलब मीडिया में कंटिन्यू नहीं करना। खैर शादी उसकी हो गई, अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ हुआ। अब मैं जब उससे बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ डू यू रिग्रेट कि तुमने मीडिया में काम किया? कहती है नहीं। पता है क्यों? कहती है जुगन देखो मीडिया के थ्रू ही, क्योंकि फाइनेंशियली उसके हालात उस किस्म के नहीं थे, जब उसे मीडिया में काम करना शुरू किया, मॉडलिंग थोड़ी बहुत एक्टिंग की, तो उसने इतने पैसे कमा लिए कि उसने अपने घर वालों को भी सपोर्ट करना शुरू किया और अपना छोटा सा एक काम शुरू कर लिया। और उसी मीडिया के दौरान अपना सैलून वगैरह उसने स्टार्ट कर लिया। अब वो भी काम उसका चल रहा था। फिर जब उसने मीडिया को छोड़ा तो छोड़ा इसलिए क्योंकि कुछ मतलब उसका एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रिन्यू नहीं किया, उसने काम छोड़ना था। साल के बाद वो जल्दी छूट गया, शादी फिर उसने अपनी ज़रा जल्दी कर ली। अब वो अपनी बच्चे, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ को देखती है, कहती है जुगन वो जितनी पीरियड के लिए किया बड़ा अच्छा किया, क्योंकि जो मैंने सीखना था उसमें से सीख लिया। कहती है अब मैं अपना होम मिल गई और उसी में उनके कस्टमर्स गेन हो गए होंगे। एग्जैक्टली। और वो अब अपना होम बेस्ड काम करती है। तो उसका जो बिजनेस है वो बेसिकली, मतलब किस तरह एक्सप्लेन करूं कि थोड़ा सा उसने अपने सैलून और कपड़ों का, तो वो ऑलमोस्ट जिस तरह कंप्लीट ग्रूमिंग नहीं करते हैं लोगों की, आपने हेयर कट भी कर दिया, वो कर दिया, तो वो पूरी फुल स्टाइलिस्ट टाइप के तौर पे अब वो क्या करती है, उसके पास घर पे ही आती हैं लेडीज़, वो अपने सारे काम करवाती हैं, वो बाहर जाके उनकी चीज़ें पूरी करती है, लोगों की पूरी जिस तरह वार्डरोब स्टाइलिस्ट नहीं होते, अब वो है। वो यही कहती है कि जुगन थोड़ी सेंस भी आ गई फैशन की मीडिया में काम करके। उसके बाद अपना काम भी शुरू हो गया। उसी के दौरान उसकी मुलाकात हुई अपने हस्बैंड से, शादी कर ली। बल्कि उसका हस्बैंड अभी भी कभी कभी कहते हैं कि यार करना है तो कर लो काम। वो कहती है नहीं मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। तो उस वक्त जो उसका रोना था कि यार ये मेरे साथ इतना बुरा हुआ, काश मैं मीडिया में कभी काम ही ना करती, अब वो कहती है कि अच्छा है कि वो हो के उस टाइम पे मुक भी गया। तो कभी कभी बुरे लोगों का या बुरी चीज़ों का लाइफ में आना अच्छा भी होता है, क्योंकि बाद में वो हमें बड़ा बेनिफिट देता है। खैर हम मज़ीद बातचीत करेंगे जब हम आपके किचन में आएंगे ब्रेक के बाद। किचन में जाने से पहले हमने ट्रिब्यूट पेश करना है एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी को, एक ऐसे लेजेंड को जिनको बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया, सितारा इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड से, जिनकी डेथ 25 अगस्त 2008 में हुई। आज हम बात कर रहे हैं अहमद फराज साहब की। अहमद फराज साहब 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा हुए। बेहतरीन पोइट थे, हैं, बल्कि उनका आज भी काम जिंदा है। गज़लों में अगर बात करें तो रंजिशी सही, सिलसिले तोड़ गया बहुत पसंद किए गए, और भी बहुत से ब्रिलियंट आपने गज़लें लिखी। आपने पाकिस्तानी अदाकारी, अदबियात और नेशनल बुक फाउंडेशन के चेयरमैन के तौर पे भी खिदमत सर अंजाम दी। वेरियस अवार्ड से नवाजा गया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अहमद फराज साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। और ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए किचन में, तो चले मैं अपनी ड्यूटी पे आ जाती हूँ। मेरी यहाँ पे ड्यूटी होती है, बिल्कुल, तो मैं अपनी ड्यूटी पे आ जाती हूँ। यस मैम, आज आपके किचन में क्या बन रहा है? आपका असिस्टेंट किचन में आ गया है। थैंक यू। जो आज किचन में बन रहा है वो है जिंगर ट्विस्टर रैप्स, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। और उसके पहले इंग्रेडिएंट्स बता दो। इंग्रेडिएंट से पहले मुझे किसी काम पे लगा दो, ताकि हम इनको पूरा बना के दिखाएं आज ऑन एयर। क्योंकि अक्सर आप लोग यही कहते हैं कि जी चीज़ें जो हम तैयार करते हैं वो घरों में बनाने में बड़ा टाइम लगता है। आप लोग तो तैयारी करके आते हैं। आपके सामने यहाँ पे सिर्फ चिकन के ऊपर, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो चिकन के ऊपर इन्होंने मैरिनेशन की हुई है, ठीक है, सिर्फ। और वो भी अभी हमने ब्रेक में की है ताकि हम आपके सामने रेडी कर सकें। तो आप वैसे तो अगर पहले से मैरिनेट कर लें तो बहुत बेहतर होता है। एक रात पहले अगर उसको मसाला लगा के छोड़ दे तो बहुत मैरिनेशन अच्छा। पहले करना वो ज़रा मजबूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, थोड़ा टाइम नहीं उसको दोगे, तो वो बहुत ज़रा टेस्टलेस होगा और आपकी मैरिनेशन भी वेस्ट जाएगी। ठीक और है? एक चीज़ जब आप मैरिनेशन कर रहे होते हैं ना, जो मेरी रिकमेंडेशन होती है स्ट्रिप्स में, वो ये है कि आपने, मैं कर चुकी हूँ, आप कर चुके हैं, आप समझ रहे हैं व्यूअर्स, सिर्फ आपको एक दिखाना है कि हर पीस के ऊपर ना आपने ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा कांटा उसको मार दिया। उससे होता ये है कि जो थोड़ा बहुत मसाला अंदर जाना होता है वो भी चला जाता है। बस मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सिर्फ ये आपने करना है, कोई इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। ये आपने थोड़े से फोक्स इसमें मार के, होगा क्या कि मसाला अंदर तक रच बस जाएगा, तो जब आप बाइट लेंगे तो फ्लेवर अंदर तक आएगा और जूसी जो आप बाहर देखते हैं ना बनते हुए, मतलब बाहर के मुल्क में या यहाँ पे भी जो हमारे फास्ट फूड चेन्स में होता है, असल में उन्होंने
पहले उसके अंदर ऐसे क्या होता वो है जब हम फर्स्ट बाइट लेते हैं हम कहते हैं इतना स्पाइसेस सारा कुछ जूसी है, हाँ। कैसे है, तो ये ऐसे है। बिल्कुल। तो तो यहाँ पे आ जाते हैं, आप बता दें कि आप मैं आपको बता देती हूँ, ये मैदा है, मैदे के अंदर मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किया, वो मैं आगे जब इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी आपको बता दूँगी। और इसके अंदर आपने क्या करना है, ये एक आपने चिकन की स्ट्रिप उठानी है और इसको आपने अच्छे से ना कोट कर लेना है। इसकी कोटिंग बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह मैंने लास्ट वो रोस्ट की बताई थी। हाँ। तो ये आपने पकड़ा, बस फ्यू सेकंड्स के लिए डिप किया, अगेन कोट, ताकि उसका डबल कोट आ जाए, तो वो उसका बड़ा क्रिस्पी सा मज़े का फ्लेवर आ जाता है। अब याद रखें कि चिकन अंदर से कुक नहीं है, कुक नहीं तो है। इसको आपने प्रॉपर टाइम देना है कुक होने का। और इसको आपने प्रेस करना है, प्रेस करेंगे तो जो वो कोटिंग होगी ना वो उसके साथ अच्छे से स्टिक हो जाएगी। अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो वो बस अंदर जाते ही आपकी कोटिंग उतर जाएगी। अब मैं करने क्या लगी हूँ कि मैं आपको यहाँ पे देने लगी हूँ आपके स्टेप्स, ताकि आप डायरेक्ट उसको फिर उसके अंदर डाल दें, पानी के अंदर, हमारे ऑयल के अंदर। ओके, ठीक है। तो ये जो एक है ये देख लें, अच्छे से क्रम्स बन गए, डबल कोट उसका हो डबल गया ना, कोट बन गया। एक्चुअली गेम है डबल कोट, डबल कोट किया। ठीक है। और ऑयल आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, टेम्परेचर उसका बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम। और ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिप गई, दैट्स इट। नाइस। और ये इस तरह से आपने, मेन काम आपका ये है, बाद में तो बस। जो आपकी बाकी की चीज़ें हैं वो तो आप कर ही लेंगे। और ये जो रैप्स वगैरह हैं इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं। ये चाहे तो आप वैसे ही फ्रोज़न कोई स्ट्रिप्स ले लें या टेंडर पॉप्स वगैरह ले लें, तो वो भी आप ले सकते हैं, बट हम हमेशा यही कहते हैं कि भी फ्रेश बनाओ, बिल्कुल फ्रेश बनाओ, फ्रेश बनाओ, फ्रेश बनाओ, बेस्ट ऑप्शन ये। और वैसे भी जब आप मार्केट में ये लेने जाते हैं तो आएगा 650 या 800 के राउंड अबाउट होता है, जो कि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव मेरे ख्याल से तो बहुत महंगे हैं। और अगर पूरी फैमिली खाने जा रही है तो बस रैप्स में ही आपका 5 to 6,000 लग गया। हाँ, तो ये वाला भी हमारा डिप होगा और वो वाला भी डिप होगा। हाँ, सारे जो, बिकॉज बात ये कि व्यूअर्स बेसिकली तो आपको पता है लोग तो 3-3 दफ़ा भी इसको करते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग कोटिंग करनी है, और आपने फिर एक दफ़ा ये तैयार हो गए तो एज इट इज़ भी खा लें। बिल्कुल, कोई भी डिप, केचप, किसी चीज़ के साथ भी आप ये खा सकते हैं। और जब आप इसको फ्राइंग पैन में डाल रहे हैं तो आपने इसके अंदर कोई भी चम्मच वगैरह कुछ भी नहीं मारना, इसकी कोटिंग उतर जाएगी। और एंड ऑल्सो याद रखें कि इतना ज़्यादा भी नहीं डालना एक टाइम पे कि वो हो जाए। हम क्या करते हैं कि यार एक ही दफ़ा पा दो सारे, तो होता क्या है वो उतरना शुरू हो जाता है। तो उसको इतनी मार्जिन आपने देनी है कि वो आराम से जो है हम उसको फ्राई कर लें विदाउट इफेक्टिंग द, ये देखें इसकी कोटिंग जो है वो अब उस पर, ये देखें। अब इसकी जो फ्लेम है हमने बिल्कुल लो कर देनी है कि वो अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। बिल्कुल, लाइए ये आप ऐसे साथ साथ बना के रखते हैं, जब वो वाला आपका बैच हो जाएगा एक और दो और वैसे डल सकते हैं, और डाल सकते हैं। तो हम आपको, और अब अगला वाला जो है अब आप आ जाएं अपनी रेसिपी की तरफ। इतने डालें उसके अंदर कि वो उसके अंदर कवर हो जाए, इतने ज़्यादा मत डालें कि वो जो है वो उसके क्रम्स ही उतरने शुरू हो जाएं। 2 लॉट में कर ले, उतनी देर में आप अपनी बाकी की तैयारी कर लें। जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें इसमें चाहिए वो है बोनलेस चिकन आधा किलो, नमक आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, मैदा 1 कप, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, ऑरिगानो आधा चाय का चम्मच। असेंबलिंग के लिए टोटीला रैप्स 8 अदद, जिंगर स्ट्रिप्स, आइसबर्ग, मायोनीस, केचप, टमाटर, प्याज हस्बे ज़रूरत, जितनी भी आप उसमें ऐड करना चाह रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा भी अगर आपने कुछ असेंबल करना है, एलोपिनोज, ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स, ये मशरूम्स, जितना वेरिएशन इसके अंदर, आइसबर्ग भी हम डालेंगे। हाँ। और एक कॉकटेल सॉस बनाएंगे जो इसके अंदर जाएगी। वो कॉकटेल सॉस कैसे बनती है? कॉकटेल सॉस इस तरह है, उसमें मायोनीज, केचप, सोया सॉस, चिली सॉस और जो मस्टर्ड पेस्ट है, मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर, वो आपने कोई पिंच ऐड करना, ज़्यादा नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है तो वो बहुत डोमिनेंट करने लग जाएगा सॉस में, तो आपने उसको अच्छे से मिक्स करना है और स्लाइड सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करना है, दैट्स इट। ये देखिए, और यहाँ पे हम अपनी स्ट्रिप्स को कर रहे हैं। लिटरली जितनी देर में आपकी वहाँ असेंबलिंग ख़त्म होगी आपकी ये रेडी हो चुकी होंगी। लाइक आई सेड, बाइट सेल्फ भी बहुत मज़े की होती हैं ये स्ट्रिप्स। तो साथ ही साथ हम तब तक कॉकटेल सॉस रेडी कर लेते हैं। बिल्कुल, ये मेरे पास है बाउल में मायोनीज। आप मुझे ज़रा ये देना, मैं आपको ये नीट करके दे दूँ ताकि आप इसके ऊपर फिर अपनी वो कर लें, अपने रैप्स तैयार कर लें।
अच्छा, ये है हमारे पास मायोनीज कम से कम 1 कप केचप, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी है इसकी। और ये 2 टेबलस्पून सोया सॉस एंड 2 टेबलस्पून चिली सॉस और स्लाइड सा विनेगर, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना, बहुत सावरनेस हो जाएगी सॉस में। और ये 2 पिंच हमारी जाएगी ब्लैक पेपर की। मैं अब इसको आपको ड्राई भी करके दूँगी थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। हाँ जी। सो बात ये है कि व्यूअर्स याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ आपने अगर तैयार करनी है ना, तो उसकी प्रेपरेशन साफ़ सुथरे अंदाज में होनी चाहिए। घर में बनाने में और बाहर बनाने में फ़र्क ही ये होता है कि आप घर cleaning है पे kitchen सफाई को सही तरीके से कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी अगर हम सफाई पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर आई एम सॉरी, ये तो फिर और हमारे ये एंड पे 1 पिंच है चिकन पाउडर, दैट्स इट। और ये हमने मिक्स कर लिया, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि एक हम इनको ना असेंबल करके दिखा एक दें, assemble रेडी कर करके दें, ताकि दिखाएंगे। आप लोग देखें कि हाउ इजी इट इज़। यूज लिटरली आप अपनी चिकन को इस तरह करके फ्राई करने के लिए डालें, कॉकटेल सॉस तैयार करें, प्याज टमाटर सलाद के पत्ते कट करें और आपका खाना तैयार है। बिल्कुल तैयार है। और ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार सालन रोटी की तरफ ही जाएं, रोटी अपनी जगह है। वो ना, अगर आप घर में बनाएंगे तो 2000 या 2500 के अंदर आपके 8 से 9 रैप्स तैयार हो जाएंगे। और अगर आप बाहर खाने जा रहे हैं, कोई 600 to 700 को मल्टीप्लाई करें 8-9 के साथ, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। और भाई अगर रैप्स आप घर पे बना ले तो आपका तो काम और भी सस्ता हो गया भाई। बिल्कुल। और रैप्स ऑनलाइन बनाने को आपको इतने तरीके बताए जाते हैं। इट्स बेसिकली लाइक अ चपाती, मैदी की चपाती। हाँ, अगर आपने ये वाइट फ्लावर की नहीं बनानी, आप आटा वगैरह या मल्टीग्रेन, होल ग्रेन कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप डाइट वगैरह भी हैं बिल्कुल। तो ग्रिल चिकन भी बीच में आप ऐड कर सकते हैं। और चीज़ कितने मज़े की लगती है, बहुत ज़्यादा। चीज़ स्लाइसेस भी आप डाल सकते हैं, चीज़ कद्दूकश करके डाल सकते हैं, हज़ार आपके पास ऑप्शंस हैं। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड विद दिस। सो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि चीज़ें वो बनाएं जो घर पे बनाएं। देखो आजकल इतना ज़्यादा टाइफॉइड का और इन चीज़ों का वो मसला चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हम लोग खाने पीने में एहतियात नहीं कर रहे। बिल्कुल। सो थोड़ा सा माइंडफुल होकर एहतियात करके करेंगे तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी खा सकते हैं। और अलबत्ता मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि व्यूअर्स, इस किस्म की चीज़ें ना एक ट्रीट के तौर पे तो बंदा ज़रूर खा सकता है, लेकिन ये डेली की आपके खाने पीने की चीज़ें नहीं होनी कोई चाहिए। वंस इन अ वीक, अगर डेली में अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है ना, तो ये टोटीला रैप आप अपना होल ग्रेन आटा में कन्वर्ट कर, और आप फिर इस तरह से मत बनाएं चिकन, ग्रिल कर लें, फिर एयर आप फ्राई इसी कर लें। चिकन को, यही चिकन जो है मसाला वगैरह आपने लगा दिया, आप इसको एयर फ्रायर में डाल दें, बिल्कुल। या आप इसको ओवन में बेक कर लें या इसको स्टीम कर लें और वो आप डाल लें, तो आपका वो मैदे का और फैट का कंटेंट कम हो गया। उसके बाद आपने इसके अंदर आपने होल व्हीट का बना लिया, तो बिल्कुल इसमें और ये है मस्टर्ड पाउडर, ठीक है, जो कि 1 पिंच जाना है, इससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 1 पिंच। अगर पेस्ट है आपके पास तो वो भी सिर्फ 1 पिंच। सही। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और ये जो मेरी वेजिटेबल्स हैं, अनियन एंड टमाटोस, इसके ऊपर मैंने 1 to 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड किया है और साथ ही साथ नमक के, वो उसके अंदर ना एक फ्लेवर आ जाए। आप जो भी चीज़ ऐड करते हैं ना, किसी भी रैप में, शवारमा में या कोई भी पराठा रोल, मतलब चीज़ों को सीजनिंग करना मत भूलें। और दूसरी बात, सॉसेस सही डाला करें। घरों में बने हुए का एक प्रॉब्लम होता है कि सॉस इतना कम डला हुआ होता है कभी बहुत कभी, dry या dry। इतना ज़्यादा डाल देते, तो इतना डालें कि वो ड्राई ना हो। ये देखें, लेकिन हाँ, ये सिर्फ 1 टेबल स्पून है। अब आपने इसी को अच्छे से स्प्रेड करना है, ये इसी नहीं को अच्छे से स्प्रेड करने, एंड दिस इज मोर देन इनफ। ये आपके उसको, चिकन को भी और उसको भी अच्छा जूसी बना देगा। बिल्कुल। और चिकन अगर आप ओवर कुक नहीं करेंगे तो आपको वैसे ही कोई इशू नहीं होगा। सो ये अब रेडी हो गए हैं कि नहीं? हाँ जी, और रेडी हो गया। इसकी फ्लेम मैंने ज़रा अभी ऊंचा किया था कि थोड़ा सा उसका क्रिस्प वापस आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा वो फ्लेम। इधर टिश्यू होगा। अच्छा, आपने रख लिया। सब कुछ तैयार है। ओके ओके। आप अपने असिस्टेंट की टेंशन ना लें। चले जी, जब तक वो फ्राई हो रहे, इसके अंदर हम लेटस रखेंगे। मैंने जो कॉकटेल सॉस बनाई थी उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और लेटस को आपने ना यूज़ करने से पहले पानी में सॉक करके रखना है, कोई 15 मिनट्स के लिए। और अच्छी तरह उसे साफ करके, इसके पत्ते अंदर- अलहदा करके। बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। बिल्कुल।
सिर्फ इसमें ना चिकन के कुक होने की देर है, बस। अदरवाइज तो इट इज़ कम्प्लीटली। और ये मैं है जस्ट हमारे टू बी ऑन द पास। सेफ साइड इसको कट करूंगी बीच में से, अगर आप माइंड ना करें तो एक स्ट्रिप को, बिल्कुल उसी के अंदर से वो पक गया कि नहीं। और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल हमारी इसके अंदर हम 2 स्ट्रिप्स ऐड दो करेंगे strips। अकॉर्डिंग टू कितने योर गया? हाँ। टोटीला साइज। ठीक है, एक तो यहाँ आ गया स्ट्रिप हमारा, और दूसरा स्ट्रिप जो है मैं इसके नीचे आ जाएगा। साइज के हिसाब से मुताबिक से, एंड दिस इज़ मोर देन इनफ। इसमें प्रोटीन कंटेंट भी इतना है कि आप आराम से जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। ये लें, हमारा रैप बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसको सिर्फ रोल करना है एंड दैट्स इट। रोल करना है, डन। तो हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब गोंदल हमें ज्वाइन करेंगी। अच्छा है कि हमने पहली रैप तैयार कर रही है, मतलब उसने आते ही कहना था कि यार हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो आप क्या बना रहे हैं, बट हमने उसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ये भी रैप दिए। बिल्कुल रेडी अब है। ये देखें, इतना बड़ा रैप किसी भी एक एडल्ट इंसान के लिए मोर देन इनफ है। यंग बच्चों के लिए आधा आधा खा सकते हैं और ये इसको मोर देन इनफ मैं है। आपको कट भी करके दिखा देती हूँ। सो हाँ, सो ये देखें ना, अब ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मोर देन इनफ है किसी छोटे बच्चे के लिए, और किसी बड़े के लिए तो आराम से जो है वो इसको एक बंदा खा सकता इसको है। मैं फ्राइज के साथ सर्व करूँगी लास्ट पे, तो जब आप देखेंगे तो साथ फ्राइज भी होंगी। बिल्कुल सही। तो हम अब बाकी की अपनी स्ट्रिप्स को डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ज़ैनब गोंदल से तो मुलाकात ज़रा आगे जाके करेंगे। मेरे ख्याल से पहले मिलते हैं, हमारे साथ एक ब्रिलियंट अचीवर हैं जो पिछले 20 साल से कराटे की दुनिया से वाबस्ता हैं और करंटली कनाडा में रहते हैं। तो उनसे मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है, हमने पूरा अगस्त जो है आपको हाई अचीवर्स से बुलाया है, एंड नो डाउट कि 14 अगस्त तो गुजर गया, लेकिन एक ऐसा हाई अचीवर है जिसको हम बुलाना चाह रहे थे 14 से पहले, लेकिन क्योंकि ये कनाडा में थे तो हमारे हाथ नहीं लगे। तो जैसे ही सादी अब्बास आए हैं पाकिस्तान, कल पहुँचे हैं, आज हमने इनको प्रोग्राम पे बुला लिया। तो थोड़े से जेट लैग भी हैं, लेकिन हमारा बच्चा हमारे प्रोग्राम पे आया माशाल्लाह। बेहतरीन कराटे के एथलीट, कराटे का एक्चुअली कहते हैं जो लोग कराटे करते हैं, कराटे प्रैक्टिशनर भी उनको कहा जाता है। 20 साल का, इतनी छोटी उम्र पे इनका एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ चैम्पियन हैं, साउथ एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, US ओपन चैम्पियन, इस्लामिक गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट, नेशनल चैम्पियन, और बाय द वे कनाडा में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं माशाल्लाह से। ये नहीं है कि वहाँ एवं ही गए हुए हैं, वहाँ पे भी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सादी। वालेकुम सलाम। साहब तो नाम सुना था, ये सादी कहाँ से हो गया? मेरी ग्रैंड मदर पर्शिया से थी। अच्छा। तो शेख सादी से उन्होंने ये सादी, शेख सादी से। बहुत प्यारा नाम। अच्छा, तो सादी मुझे ये लाइक वैसे ही लगता है ना, हमारे पाकिस्तान में आपको पता है हर बंदे का पेट नेम रखने की आदत होती जी, है। जी। जैसे हमजा को हम हमजू बुलाते हैं या हमजी बुलाते हैं, तो आपका तो वैसे ही पेट नेम नाम है Exactly. सादी। अच्छा, तो साथ मुझे ये बताइए कि सादी ये बताइए कि कराटे की तरफ रुझान कैसे हुआ? ये कहानी शुरू कहाँ से होती है जो कनाडा में जाके एंड हो रही है अभी? मेरे पापा बहुत बड़े फ़ैन थे ब्रूस ली के। सो वी आर लाइक 5 ब्रदर्स। उन्होंने कहा कि मैं एक बच्चे को जो है कराटे में दाखिल करूँगा, और उन्हीं की वजह से उन्होंने, जब मैं 7 साल का था, आई स्टार्टेड कराटे, और मैंने कराची से स्टार्ट 7 साल की उम्र में? 7 साल की चुटकू से? बहुत से छोटा था, बट आई वॉज वेरी एक्टिव। इवन कराटे से पहले ही मेरे पूरी स्प्लिट्स करता था, ट्रेनिंग अच्छी, मैं बहुत एक्टिव किड था। तो एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक्स में ऑलरेडी आपकी एक थी कंफर्ट जोन। तो इस वजह से पापा ने कहा कि कराटे में अच्छा होगा। एंड देन जब मेरे टीचर से देखा कि मैं उसे बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर रहा हूँ, सो दे टोल्ड माय डैड क्या करी इस पे काम किया जाए सो ही कैन बी अ गुड चैम्पियन। इसको प्रोफेशनल बना सकते हैं। प्रोफेशनल बनाने का आइडिया मेरे पास जब आया, जब मैं पहली बार पाकिस्तान टीम में मुझे इनवाइट किया गया इन 2005, जब मैं 17 साल का था, मैंने गोल्ड मेडल जीता। अब 10 साल हो गए थे आपको करते हुए? एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान कराटे टीम ने मुझे इनवाइट किया, और वहाँ पे फिर हमने इंटरनेशनल कोचेस के साथ ट्रेनिंग की, और वहाँ पे ग्रूम हुआ। एंड देन 2006 में मैंने पहला साउथ एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल लिया श्रीलंका में। एंड देन वहाँ से जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई। तो बाकी की जर्नी भी बताओ ना, जब पहली दफ़ा आपने पहली चैम्पियनशिप क्या थी जिसका हिस्सा बना ज़िंदगी की? ज़िंदगी की पहली चैम्पियनशिप जब मैं 9 साल का था, छोटा सा, उस वक्त मैंने पहली चैम्पियनशिप में हार गया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैं रो रहा था।
एंड माई टीचर से इट्स ओके, ये पहला टूर्नामेंट था। एंड देन आफ्टर दैट जब नेशनल लेवल पे मैं पहली चैम्पियनशिप 2005 में मैंने कराची में जीती, वो क्योंकि मैं कराची से रिप्रेजेंट करता हूँ तो सिंध से मैंने रिप्रेजेंट किया था प्रोविंशियल लेवल पे। एंड आई थिंक आई वाज द फर्स्ट गाय इन लास्ट 10 years कि सिंध के किसी लड़के ने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है। एंड देन माई फर्स्ट एक्सपीरियंस वो साउथ एशियन गेम्स इन 2006, वहाँ पे भी मैंने गोल्ड मेडल जीता। और वो गोल्ड मेडल इस तरह था कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एक कंपटीशन चल रहा था। इंडिया ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन था इन ओवरऑल गेम्स। पाकिस्तान, अगर मैं गोल्ड मेडल लेता हूँ तो पाकिस्तान सेकंड पोजीशन हो जाएगा, अगर मैं गोल्ड मेडल नहीं लेता तो गेम्स में पाकिस्तान थर्ड हो जाएगा। सो इट वाज अ बिग प्रेशर ऑन 18 years old kid। सो अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें व्यूअर्स, हम आपके साथ तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं साथ साथ। माशाल्लाह, हाय हाय, मेडल इतना तो आपका वजन नहीं है बेटे जितने आपने मेडल पकड़े हुए यहाँ पे। अच्छा। एंड देन वहाँ पे फिर मैंने गोल्ड मेडल जीता। एंड देन उसके बाद जब एशियन गेम्स हुए तो वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम उस लेवल पर अब तक नहीं पहुँचे, क्योंकि एशिया में अगर आपने मेडल लेना है तो यू हैव टू डोमिनेट द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कंट्री लाइक ईरान, जापान, चाइना। फिर उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने दुबई में एक प्रोफेशनल क्लब ज्वाइन किया। एंड वहाँ से फिर मैंने और एडवांस ट्रेनिंग हासिल की। एंड दोज 5-6 years के बाद मैंने पहला जो एशिया का गोल्ड मेडल जीता वो 2011 में था। एंड उससे पहले 2009 में मैं कॉमनवेल्थ कराटे चैम्पियनशिप में गया साउथ अफ्रीका, वहाँ पे भी मैंने पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल लिया। एशिया के गोल्ड मेडल के हवाले से आपको ये बताऊँगा कि आई फील ऑनर कि ये हिस्ट्री है नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बल्कि पूरे साउथ एशिया रीजन में आज तक कोई एशिया का गोल्ड मेडल नहीं है। इवन इंडिया, श्रीलंका, नोबडी एवर टुक गोल्ड मेडल। मैं पहला पाकिस्तानी एंड पहला साउथ एशियन हूँ जिसके पास ये एजाज़ है। माशाल्लाह। अब मुझे ये बताएं कि साथ साथ आपने पढ़ाई की भी जर्नी कंटिन्यू की। माशाल्लाह, मास्टर्स भी किया हुआ है। बिल्कुल। ज़्यादातर जब यंग बच्चे स्पेशली जब छोटी उम्र पे स्पोर्ट्स में आ जाते हैं, एटलीस्ट उस वक्त जब आपने किया था तो ये होता था कि अच्छा जी हुन ए कर रहे हैं तो पढ़ाई छाड़ दो, तो आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी अपनी? मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा हाई स्कूल का लास्ट ईयर था और मैं 17 साल का था। एंड देन मुझे नेशनल टीम ने इनवाइट किया और नेशनल टीम ने कहा कि हमने टूर्नामेंट पे जाना है, यू हैव टू स्किप योर एग्ज़ाम। तो बड़े भाई ने मुझे कहा कि इम्पॉसिबल। फिर बाबा, क्योंकि मेरे सबसे बड़े फ़ैन बाबा थे, तो मैंने बाबा को कहा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है एंड आई वांटेड टू परस्यू दैट थिंग। बट उन्होंने कहा भाई को भी राज़ी करना है। फिर मैं भाई के पास गया, मैंने कहा क्या हुआ अगर मैं हाई स्कूल एक साल लेट ख़त्म कर लूँ, बट एटलीस्ट आई विल फॉलो माई ड्रीम्स। तो उसे मैंने कहा आई एम श्योर कि मैं आपको ग्रेजुएशन नहीं मास्टर्स करके दिखाऊंगा, बट इट माइट टेक टाइम। सो इसलिए तो उन्होंने फिर मेरी कमिटमेंट पे यस कहा। आई स्किप माई एग्ज़ाम, मैंने 2 एग्ज़ाम दिए बट रेस्ट ऑफ अदर, बट मैं वापस आया, मैंने रीस्टार्ट किया एंड देन आई फिनिश माई हाई स्कूल। जो ग्रेजुएशन यूजुअली 4 साल में होता है वो मैंने 6 साल में कंप्लीट किया। नो प्रॉब्लम। जो मास्टर 2 साल में होता है उसे मुझे 4 साल लगे, बट आई कंटिन्यू माई एजुकेशन। इसके अलावा मैंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में ओलंपिक यूनिवर्सिटी से कोर्सेज़ भी किए हैं और वर्ल्ड की टॉप जो कोचिंग डिग्री है लाइक ओलंपिक की तरफ से वो भी हासिल की है। माशाल्लाह माशाल्लाह सादी, दैट्स वंडरफुल, Exactly. दैट्स वंडरफुल। अच्छा मुझे ये बताओ कि फिर ये सारा कुछ तो हो रहा है, तो कनाडा कैसे जाना हुआ? बस जैसे मैंने आपको बताया कि लोग तो कनाडा जाने के वीज़े के पीछे झल्ले हो रहे होते हैं, तो आप तो माशाल्लाह वहाँ पे काम कर रहे हो। 2013 में क्या, मैंने 2007 में प्रोफेशनल इसे स्टार्ट कर चुका था बिकॉज इन दुबई में वहाँ की गवर्नमेंट क्लब में खेलता था। वहाँ के क्राउन प्रिंस हमदान का क्लब था, तो वहाँ पे मैं पहला पाकिस्तानी था क्योंकि वहाँ पे सारे वर्कर पाकिस्तानी थे। एंड व्हेन आई वेंट देयर एज अ प्रोफेशनल एथलीट, सो उन्होंने मुझे कहा कि यार इट्स ऑनर के पाकिस्तानी को हमारे पास यहाँ पे प्रोफेशनल एथलीट है। नॉर्मली वहाँ पे मजदूर वर्कर एग्जैक्टली, बस ड्राइवर, हमारे जो फिजियो वगैरह कुछ उसमें से पाकिस्तानी थे। बट उसके साथ साथ फिर मैंने फ्रांस में भी प्रोफेशनल खेला और 2013 में मेरा पहली बार कनाडा जाने का। फ्रांस में ही शादी हुई? मेरी फ्रांस में शादी। माशाल्लाह माशाल्लाह। 2013 में मेरा पहला मौका लगा कि मैं कनाडा गया कॉमनवेल्थ कराटे चैम्पियनशिप खेलने। आई वाज द ओनली एथलीट फ्रॉम पाकिस्तान विदाउट कोच, विदाउट मैनेजर। वहाँ गया और मैंने वहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया। सो वहाँ की जो फेडरेशन की प्रेसिडेंट थी, स्टिल आई रिमेंबर हर नेम, क्या नाम था? रेबिका खूरी। रेबिका खूरी। शी वाज, उसके एंसेस्टर लेबनीज थे बट शी वाज कैनेडियन, वहीं पे वो बॉर्न बॉर्न हुई। उसने मुझे कहा व्हाई डोंट यू स्टे हियर, वी गोना हेल्प यू, बिकॉज उनके पास कोई प्लान होता है स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्स एथलीट के लिए। सो मैंने कहा नो, मेरे पास पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं एंड आई वांटेड टू गो बैक। आई नेवर थॉट कि मैं कनाडा जाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वाइफ आपकी 3rd जनरेशन फ्रेंच पाकिस्तानी, यहाँ से मतलब फ्रॉम पाकिस्तानी बैकग्राउंड, बट तीसरी जनरेशन फिर आप फ्रेंच ही होते हो, फिर आप पाकिस्तानी नहीं होते हो। ये भी एक पॉलिटिकल करेक्टनेस हमें सीखनी पड़ेगी एज पाकिस्तानी। तो वाइफ आपकी फ्रेंच,
आप पाकिस्तानी, मतलब चाहे वो कनाडा तो बिल्कुल ही तीजा मोहल्ला बनता है ना। बट उस टाइम मैं मैरिड भी नहीं था, क्योंकि 2013 मेरी शादी हुई है 2019 में, तो उस वक्त मैं मैरिड भी नहीं था। अच्छा, उस वक्त मैरिड भी नहीं था, 2013 की उस बात वक्त है। ज़्यादा इजी हो जाता। बहुत इजी था। उनकी प्रेसिडेंट बोला हम आपको सपोर्ट करेंगे, यू कैन अप्लाई पीआर एंड देन आफ्टर 4 इयर्स इफ यू गेट द पासपोर्ट यू कैन प्ले फॉर कनाडा। बेसिकली आप कनाडा को खेलें, और आपने कहा कि मैंने अपने मुल्क को मैंने रिप्रेजेंट अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, मेरे पास और कमिटमेंट है, मैंने और गोल्स अचीव करना है। माशाल्लाह। एंड देन उसके बाद जब मैं आया तो मुझे 2-3 बार मैं गया सेमिनार्स कराने वहाँ पे। हाँ जी। लाइक वहाँ पे मुझे क्लब इनवाइट करते मतलब थे, पूरी दुनिया में आपको बुलाया जाता है सेमिनार्स के लिए, बट कनाडा में भी बुला रहे थे। बुला रहे थे। देन वहाँ पे एक क्लब देखा, व्हाट्स योर प्लान, मैंने कहा मुझे अभी मैं फॉर श्योर आई एम ट्रांजिशन माई सेल्फ फ्रॉम एथलीट टूवर्ड्स कोच, तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू ज्वाइन माई क्लब, और यहाँ पे आप ट्रेनिंग भी करो और कोचेस के हमारे साथ हेल्प भी करो हमें आपके पीछे। तो मैंने कहा इफ़ यू विल ऑफर मी बेटर देन दुबई आई एम गोना जॉइन यू। सो इस तरीके से मैंने वहाँ पे 2023 में ज्वाइन किया। तो आपकी मिसेस का क्या रिस्पांस था इस पे? शी वॉज हैप्पी बिकॉज दुबई में उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, एंड कनाडा में मैं मॉन्ट्रियल में रहता हूँ, इट्स अ फ्रेंच टेरिटरी, तो वहाँ पे उसके लिए बहुत सब चीज़ ईजी है। बच्चे कोई? मेरी बेटी है और एक बेटी है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक, वो भी एक देखो अल्लाह की रहमत। अच्छा, तो ये बताएं कि अब अक्सर लोग जो है ना वो ये सोचते हैं कि स्पोर्ट्स की दुनिया, स्पोर्ट्स की ज़िंदगी शॉर्ट सी होती है, 25, 30, 35 साल तक मैक्सिमम आपने कर लिया और फिर कहानी ख़त्म। इसीलिए बहुत से पेरेंट्स स्पोर्ट्स में आने का इनकरेज भी नहीं करते बच्चों को, क्योंकि वो यही कहते हैं कि भाई तुम्हारी जब एक दफ़ा तुम्हारी स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स वुमन या स्पोर्ट्स पर्सन वाली लाइफ ख़त्म हो गई ऑन ग्राउंड, ख़त्म कहानी। इसके बारे में क्या बताओगे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फोकस क्या है एज अ प्रोफेशनल एथलीट। मैंने भी 2006 में जब मैं साउथ एशियन गेम्स से जीत के आया, आई वेंट एशियन गेम्स एंड देन आई लॉस्ट देयर, आई केम बैक, मुझे रियलाइज़ हो गया कि ओके अगर मैं यहाँ पे मैं अपना गोल या अपना विजन बड़ा नहीं करूँगा, सो मुझे भी वही सेम टू सेम यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, 9 to 4 की जॉब करनी पड़ेगी। बट आई ट्राई टू थॉट आउट ऑफ द बॉक्स कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। सो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको, सारी जो डिपार्टमेंट्स है, वापडा, आर्मी, रेलवे, वो आपको एज अ फुल टाइम हायर करती हैं। आप एक सर्टन टाइम तक खेलें एज अ एथलीट एंड देन आपको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप कोच बन जाए एंड यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लाइक अभी मैं, जैसा कि मुझे 18 ग्रेड के उन्होंने पाकिस्तान वापडा ने जॉब दी हुई है, और ये जॉब मेरे साथ पिछले लास्ट 17 साल से है। तो अगर आप खेल सकते हैं तो खेलें, नहीं खेल सकते कोच बन जाए, अगर कोच नहीं बनना चाहते तो आप उस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। यानी कि स्पोर्ट्स एक बड़ा वायबल प्रोफेशन है। एग्जैक्टली, प्रॉपर प्रोफेशन है, Exactly. शौकिया चीज नहीं है। नहीं, और आजकल की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। एंड पाकिस्तान दुनिया गवर्नमेंट की सबसे अंगूठी एंगेजमेंट की रिंग एक स्पोर्ट्स पर्सन ने खरीद के अपनी बीवी को दी है, True. फुटबॉलर ने, ट्रू राइट? ट्रू। सो बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे अंडरस्टैंड करने वाली बात है व्यूअर्स कि आपने अपनी दुनिया को जितना बड़ा बनाना है, उसमें जितनी आपने वो डेकोरेशन करनी है वो आपने खुद ही करनी है। करनी है। आपका विजन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, आपने सिर्फ सिंपल वे में नहीं थोड़ना चाहिए। आउट ऑफ द, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने वो बहुत बोला था कि व्हाट यू गोना डू, आगे क्या होगा, शादी कैसे होगी, चीज़ें कैसे होंगी, बट क्योंकि देखिए ना, जिस तरह मीडिया की हवाई रोजी है, उसी तरह स्पोर्ट्स की भी एक तरह से हवाई रोजी है। ट्रू। सो क्या स्पोर्ट्स में बंदा अपने आप को फाइनेंशियली अच्छी तरह सेट कर सकता है? बिल्कुल कर देखिए, मोहब्बत अपने मुल्क से अपनी जगह, लेकिन रोजी रोटी भी तो कमानी है ना, ये भी तो अंडरस्टैंड करने वाली बात है। मैं जो समझता हूँ कि आपने सबसे पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करना है। अगर आपकी एक अच्छी जॉब है, उसके साथ साथ आप आउट ऑफ द बॉक्स, लाइक फॉर एग्जांपल एक एथलीट, नया एथलीट है, 18 साल का है, ही गॉट द गवर्नमेंट जॉब आइदर इन पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापडा, रेलवे, पुलिस, ये डिपार्टमेंट्स जो है जॉब ऑफर करती हैं। वो उसमें आपका काम होता है सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स खेलना। आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप घर में होते हैं और वो आपको पे करते हैं। उसके अलावा आपने अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, आप स्टडीज़ कर सकते हैं, आप कोई कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप पैरेलल में क्या लेके चल रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि अब सादी अब्बास ने क्या करना है, अब हम क्या एक्सपेक्ट करें फ्रॉम यू नेक्स्ट? एक्सपेक्ट ये है कि मैंने अपनी फेडरेशन से रिक्वेस्ट की थी कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, बट उन्होंने मुझे कहा था कि साउथ एशियन गेम्स जो है रिसेंटली होने वाले हैं, वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, और इस साल हमारे इस्लामिक गेम्स भी होने वाले हैं। तो मैं जितना कोशिश कर, क्योंकि मैं अभी अराउंड, आई एम नॉट वेरी यंग, मैं 37 ईयर्स का हो गया हूँ, मेरे से फिर भी छोटे। हाँ, एंड देन बट फिटनेस लेवल मैंने अपनी बरकरार रखी है, एंड आई एम स्टिल कम्पीटिंग। इंजरीज वगैरह आती हैं, बट स्टिल ये साल और अगला साल हो सकता है मैं कम्पीट करूँ, एंड देन उसके बाद मैं ऑफिशियली रिटायरमेंट का ऐलान करूँगा, एंड देन आई विल परस्यू एज अ कोच इंशाल्लाह।
तो आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, उन यंग लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, जिनको समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करें, जो इसी कश्मकश में है कि पढ़ाई करें या स्पोर्ट्स करें, तो आप एक बहुत ब्रिलियंट रोल मॉडल हो दोनों चीज़ों का। हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम दोगे आप? मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आप लोग एक अच्छा सा रोड मैप तैयार करें और अपनी छोटी छोटी सी गोल्स करें। डायरेक्ट ये मत सोचें कि आपने अगर अभी कराटे स्टार्ट किया या कोई भी स्पोर्ट्स कि आप वर्ल्ड चैम्पियन बन जाएंगे। आप पहले ये सोचें कि आप क्लब लेवल के चैम्पियन कैसे बन सकते हैं, एंड देन नेशनल एंड थिंग्स गोज ऑन। तो छोटे छोटे से गोल सेट्स करें और उस गोल्स को अगर अचीव नहीं करते तो डिसहार्ट ना हो, ऑलवेज देयर इज़ अल्टरनेट। सो हर तरीके से सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। फॉर श्योर आप एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन एंड सक्सेसफुल पर्सन इन द लाइफ बन सकते हैं। थैंक यू सो मच सादी, ब्लेस यू, थैंक यू, आपने वक्त निकाला Thank you so अपने much. पाकिस्तानी अवाम के लिए। हमें बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने जब से आपके बारे में अहमद हाशमी से सुना था कि आप उनके फादर के साथ भी करते रहे हमारे जो कंटेंट है, तो बड़ी ख्वाहिश थी। मैंने कहा हम हर किसी को बुलाते हैं प्रोग्राम पे, ये बच्चा हमारे हाथ कब लगेगा। तो अब तो आपने एज भी बता दिया, फिर भी मेरे से बहुत छोटे हो। तो द पॉइंट इज़, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। थैंक यू फॉर मेकिंग पाकिस्तान प्राउड एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, आज फिर हमने आपकी एक बेहतरीन रोल मॉडल से मुलाकात कराई। मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है व्यूअर्स, हम लोग हीरोज़ हमेशा ना फिल्म, टीवी, इन लोगों को देखते हैं। हीरोज़ तो वो होते हैं जो अपने आप को ज़ीरो से लेके एक ऐसे लेवल पे पहुंचाते हैं कि ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बड़े खूबसूरत और आसान अंदाज में गुजार रहे होते हैं, बल्कि अपने मुल्क का भी नाम रोशन करते हैं और अपने ख़ानदान वालों के लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं, उनका सर भी फ़ख्र से उठा देते हैं। सो गॉड ब्लेस यू सादी अब्बास, लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू फन एडवेंचर्स फ्रॉम यू इंशाल्लाह। हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब आएंगे, इतना सेहतमंद और फिट लड़का आ गया, तो अब हम ब्रेक के बाद भी ज़रा सेहत की बात करेंगे, कौन से फल खाने चाहिए इस सीज़न में। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है आपकी, मेरी, वैसे आपकी फेवरेट ज़ैनब गोंदल ने। मेरी कभी फेवरेट होती हैं, कभी नहीं होती। आज मेरी फेवरेट नहीं है। आज हमारे साथ ज़ैनब गोंदल हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रेक में तो कह रही थी मैं आपकी फेवरेट भी हूँ, आज प्यारी भी लग रही हूँ, ये सारा मैंने कुछ कब है। कहा? किसी ने सुना है मुझे कहते हुए? नहीं, कोई आपने सुने ना शेफ मुझे सुने, सुना है इस तरह की कोई बात कहते हुए? कोई सुने ना सुने, मेरा दिल सुनता है। झूठ बोलते हो तुम लोग, कितनी बुरी बात है बच्चों। मेरा दिल सुनता है ना। नहीं, मुझे एक बात बताएं, आप शेफ हाँ जी। गवाह हैं इस बात की, मुझे बताएं कि इस लड़की ने, इसको मैंने एक दफ़ा भी कहा है ये मेरी फेवरेट है। नहीं, वैसे ये बात नहीं है। सेंटेंस नहीं बोला ये आपने। सेंटेंस नहीं मैंने बोला। मतलब और बातों में आपने कहा है, इसमें नहीं कहा। बेटा आज मेरे पास जेन्युइन वाला गवाह है जो बात सुनता भी है, क्योंकि वो मैं- खुद भी होस्ट है। आइंदा मैं आपसे वो एग्जैक्ट वर्ड ही अब आज सुनूंगी। कितने मजे की बात है कि आज तीनों होस्ट बैठे हुए हैं। Yes. वो खुद एक बड़ी बेहतरीन होस्ट है माशाल्लाह। रमजान ट्रांसमिशन में उसने होस्ट की हुई है, डिजिटल पे काफी अपनी इसकी चीजें चलती रहती है। यू आर अ होस्ट इन योर ओन राइट। और एक छोटा एक सफेद रंग का ब्रोस्ट मैं भी इस वक्त बन के बैठी हूँ, सबसे चीची जबरदस्त शलवार वाला, कमीज में। खूबसूरत। असल में मुझे था कि आज शायद रबीउल अव्वल अव्वल हो शरीफ शुरू हो जाएगा, तो मैंने बड़ा ना अपनी तरफ से वाइट जोड़ा, वाइट दुपट्टा, सारा कुछ। फिर मैंने कहा मैं तो नहीं अपना जोड़ा आज का छोड़ती मंडे मॉर्निंग का वाइट। खूबसूरत। तो आपने सोचा कि आप मेरी और शेफ की हाइब्रिड बन जाएंगी। या शेफ ने ब्लू स्कार्फ पहना हुआ, तो आप मिक्स हो गई कुछ। मज़ा आता है हमें ना। कॉपी मत किया करें आप प्लीज। नहीं, मैं तो आपको करूंगी कॉपी, आपके फुट स्टेप्स पे ही स्टेप्स रखूंगी। और मतलब और पाँव भी टूटा हुआ है साथ में, तो टूटा हुआ पाँव जब फुट स्टेप पे रखेंगे तो हमारा फुट जो है वो भी गड़मस्त उसका बन जाएगा। अच्छा, बिल्कुल अमरूद और नाशपाती लग रही हो आज मुझे, क्योंकि इतने मज़े के फ्रूट्स हैं, उनके बेनिफिट्स इतने मज़े तो के हैं। इसलिए आप अमरूद और नाशपाती Yes. लग रही है। मैं अच्छा, तो- आज अपने व्यूअर्स बात करनी है अमरूद और नाशपाती पे। अब आप कहेंगे अमरूद और नाशपाती, ये वही वाली बात है कि सेब पे क्यों बात करें, आलू पे क्यों बात करें। बात यह है कि व्यूअर्स जो चीज़ अवेलेबल होती है, और स्पेशली अब अमरूद की बात करें या नाशपाती की बात करें ना, तो ये इतने कोई कैलोरी में हाई फल है ना आपको कोई नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर आप एक पीस खा ले तो अगर पागलों वाली भूख लगी है तो वो मैनेज भी हो जाती है। और डाइटिंग में भी नाशपाती, अमरूद, सेब यूजुअली मना नहीं किया जाता। ऐसे ही। राइट के रॉन्ग? बिल्कुल ऐसे ही, So- क्योंकि 100 ग्राम्स अगर आप अमरूद का खा रहे हो तो सिर्फ 24 कैलोरीज है, हाँ, विच इज़ क्वाइट नथिंग। एक सेब में 60 कैलोरीज हैं, तो अमरूद में उससे लाइक मोर देन
हाफ से भी कम कैलोरीज। तो मैं पता है जब आपको पता है जब मैं अपना वेट कम कर रही थी, अब होता ये था तो मीठे की इतनी क्रेविंग होती थी, इतनी क्रेविंग होती थी। और मेन चीज़ जब आपने अपना वजन कम करना है उसमें आपने बेतुकी चीनी, बेतुकी से मुराद ये जो वाइट शुगर और जो प्रोसेस्ड खाने होते हैं। प्रोसेस खाने में क्या होगा, बेकरी आइटम, बेकरी आइटम्स में हर चीज़ में चीनी डली होती है, नमकीन चीज़ में भी उसकी बेस में कहीं ना कहीं चीनी डली होती है। आप टमाटर का जो केचप खरीदते हैं जाके मार्केट से, वो चीनी से भरा हुआ होता है। वो बेसिकली चीनी, पानी और आलू का मिक्स होता है। हाँ जी, बेसिकली, और उसमें कलर डाला होता है, रेड वाला बेसिकली एसेंस होता है। सो बात यह है कि वो वाली चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपके सेहत के लिए अच्छी हैं। जब आप चीनी अपनी डाइट से निकालते हैं तो मीठे की क्रेविंग होती है, तो बंदा कहता है क्या खाएं, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन फल होता है। तो मैंने ड्यूरिंग व्हेन आई वाज लूजिंग वेट, बल्कि मैं ज़्यादा फल खा रही थी और मेरी ज़्यादा अच्छा निज़ाम हज़म भी था। डेली के 2 या 3 पीस फल के खा लो, एक अमरूद खा लिया, एक आपने नाशपाती खा लिया, केला खा लिया, आपकी दिन की फल की रिक्वायरमेंट पूरी है। जी। अच्छा, अमरूद जो है ना बड़ा ही बेचारा अंडररेटेड फ्रूट है, और मुझे इस पे बात करना इसलिए भी पसंद है कि एटलीस्ट आप लोगों को बताओ, अवेयरनेस दो। हम हर वक्त बात करते हैं विटामिन सी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी इस चीज़ में मिल रहा है, उसके सिरम्स आप लेके लगा रहे हो। ऑरेंजेस आते हैं सीज़न में, तो हम ऑरेंज इसलिए ज़्यादा खाते हैं कि जी विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा है। एक अमरूद में 2 ऑरेंज से जितना आपको विटामिन सी मिलना है वो आपको एक अमरूद से मिल जाता है। ये विटामिन सी की फैक्ट्री है, आप इसको इस्तेमाल करो। विटामिन सी अच्छा आ रहा है यानी आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, आपका जो फेस है वो अपलिफ्ट होना शुरू हो गया है, आपकी बेसिकली जो इम्यूनिटी थी वो बूस्ट हो गई है, बुखार से आपको बचा रहा है। बहुत सारी जो वायरल बीमारियां चल रही होती हैं, आपका आजकल आप देख रही हैं फ्लू कितना कॉमन है लोगों में, बुखार इतना ज़्यादा लोगों को हो रहा है, इसलिए क्योंकि बारिशें जो हो रही हैं उसकी वजह से लोगों के सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह के बन जाते हैं, जिनकी वीक इम्यूनिटी होती है वो बीमार हो जाते हैं। फिर कॉन्स्टिपेशन का लोग जो है वो बहुत ज़्यादा शिकार रहते हैं, तो ये नेचुरल लेग्जेटिव के तौर पे काम करता है आपके लिए। अगर आप डेली बेसिस पे 1 से 2 अमरूद खाते हो तो आपकी जितनी मर्जी पुरानी जो है ना आपकी ये कॉन्स्टिपेशन है, आप उसको ट्रीट कर लेते हो। और जान ये तो हम बार बार कहते हैं कि कब्ज़ हर बीमारी की जड़ है व्यूअर्स, आई प्रॉमिस यू, प्लीज़ मेरी इस बात पे यकीन कर लें व्यूअर्स, क्योंकि मैंने जितने देखें, ज़ैनब बात करी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, मैं बात कर रही हूँ एज अ पर्सन जो यहाँ पे बैठ के इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। अल्लाह का बड़ा करम है कि इस पोजीशन में बैठ के पिछले 18-20 साल से बार बार मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज तक जो सबसे कॉमन चीज़ मैंने हर डॉक्टर, चाहे वो दिल का डॉक्टर है, चाहे वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट है, चाहे वो वेट लॉस एक्सपर्ट है, हर बंदे ने एक ही बात कही है कि कॉन्स्टिपेशन से बचना है। ये कब्ज़ जो है ये बीमारियों का गढ़ है। सोचने की बात है, सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, आपके घर में कूड़ा है, वो कूड़ा जो है वो पड़ा हुआ है आपके घर के अंदर, जितनी देर वो कूड़ा घर में पड़ा रहेगा वो बदबू भी करेगा, उस पर मक्खियाँ भी बैठेगी, क्योंकि बैक्टीरिया भी बैठेगा, वो गंदी चीज़ है। अब वो गंदी चीज़ जब तक आप घर से बाहर किसी प्रॉपर जगह पे डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे वो आपके घर को मुतासिर करेगा, राइट, मक्खियाँ, मच्छर, बदबू, बाकी चीज़ें। इसी तरह अगर आपके पेट के अंदर फासिद, बेसिकली आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो क्या है, आपकी जो फीसीज है, जो आपका बेसिकली जो वॉशरूम से निकल जाना चाहिए सामान, वो अंदर बैठ गया, तो वो क्या करेगा, वो बीमारियां भी फैलाएगा, आपकी इंटेस्टाइन्स को भी ख़राब करेगा, और फिर जब वो बहुत सख्त हो जाएगा तो जब वो निकलेगा तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी हेमरॉइड्स की, खूनी पेचिश की। मुझे पता है ये ग्रोस बातें हैं, सुबह सुबह आप कह रहे होंगे क्या गंदी गंदी बातें जो कर रही है, लेकिन व्यूअर्स अंडरस्टैंड करने वाली है, मैं आपको बता नहीं सकती। आजकल मैं भी इस चीज़ से स्ट्रगल कर रही हूँ कि नूर बानो वॉशरूम नहीं जाती, सुबह सुबह खेलती कूदती रहती है, फिर उसका टाइम मिस हो जाता है, तो मैं उसको 4 साल की बच्ची के पीछे, माशाल्लाह 5 साल की हो जाएगी अक्टूबर में, उसको बार बार समझाती हूँ, मानो बिल्ली बाथरूम जाना है मेरे बेटे, मैं उसके पास जाके बैठ जाती हूँ कि वॉशरूम करके उठे, कि 2-2 दिन ना निकले। सो बात ये कि व्यूअर्स बच्चे तो करते हैं तंग, उनके साथ अपने आप को रीएडजस्ट करना पड़ता है, और जब बच्चों को ये आदत पड़ जाती है तो आपको भी पता है कि आगे जाके फिर एज एडल्ट्स भी 4-4, 5-5 दिन नहीं गए प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होनी शुरू हो जाती हैं। आपने सिंपल एक ये चीज़ देखनी है कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, जिनमें से अमरूद जो है वो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब अमरूद एक ऐसा फल है जो सिर्फ फल के बेनिफिट्स नहीं है, बल्कि इसके पत्तों के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको अगर डायबिटीज़ है, आप शुगर के मरीज़ हैं, तो अमरूद जो है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन फ्रूट है। आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, डेली कर सकते हो, 1 से 2 कर सकते हो। उसके जो पत्ते हैं आप उसको बॉईल करके अगर इस्तेमाल करते हो तो आप अपनी डायबिटीज़ को बड़ा अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं। अब मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी यहाँ पे कि मेरी जो हाउस हेल्प है ना,
उसकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई रहती थी, कंट्रोल बिल्कुल नहीं होती थी, ना वो बेचारी कुछ खा भी नहीं रही होती थी, फिर भी उसकी हाई थी। एक दिन मैंने उससे ऐसे ही कहा, मैंने कहा कि आंटी आप प्लीज़ जो है ना ये अमरूद के पत्ते इसका कावा पिए। लिटरली उन्होंने 2 वीक्स सिर्फ वो कावा पिया और उनकी कंट्रोल हो गई डायबिटीज़। अच्छा, एक तो ये हो गया। अच्छा, नाशपाती का जल्दी से बताओ, क्योंकि ब्रेक की तरफ जब आएंगे तो वापस आके हमने विमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है। आज हमारे साथ एक और बहुत ब्रिलियंट पर्सनालिटी है, आप भी एक एम्पावर्ड यंग लेडी हो, तो मैंने सोचा कि आज आपको भी इस टॉपिक में इंक्लूड करेंगे। तो जल्दी से मुझे नाशपाती का बता दो। नाशपाती की अगर हम बात करें तो इसको भी हम बड़ा इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपको कैंसर जो है ना उससे बचा रही होती है। आपकी बॉडी में जितने एंटीऑक्सीडेंट्स बन रहे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में मैं बेतहाशा बात करती हूँ कि ये आपको कैंसर से बचा लेती है। अब ये आपके पोटेशियम के लेवल्स जो है उनको बहुत अच्छा करती है। जो आपके पोटेशियम के लेवल्स को चीज़ मैनेज कर रही है, उसका मतलब ये है कि वो आपको दिल की बीमारियों को बचा रही है। आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए नाशपाती बहुत बेहतरीन है। इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो आप दिन के 2 से 3 नाशपाती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को पिंपल्स का इशू है, एक्नी स्कार्स जिनको बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अगर वो नाशपाती का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो एक्नी उनकी ट्रीट हो जाती है। और बहुत ईजी है इसको खाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंपल एप्पल की तरह काटें, 2 मील्स के दरमियान में इसको इस्तेमाल करें ताकि ये अच्छे से हजम हो सके। और बात यह है कि व्यूअर्स, जैसे अमरूद है, नाशपाती है, वो कट करके आपने एक बोल में डाला, साथ में आपने केला काट लिया। अगर पूरा दिन बार बार फल खाने का मौका नहीं मिलता तो एक फ्रूट सैलेड बना ले, सेब, नाशपाती, अमरूद, राइट के रॉन्ग, बिल्कुल। और उसको आपने मिक्स कर लिया और आपने उसको खा लिया। इस पे प्लीज चाट मसाले, सॉसेज, वेसेस, मसाले कुछ डालने की नॉनसेंस जरूरत ना नहीं डालें, एज इट इज खाएं। फ्रेश फ्रूट खाएं, अच्छी अपनी एक सेहतमंद लंबी जिंदगी गुजारें जिसमें आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और बार बार कहूँगी कॉन्स्टिपेशन से बचें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कम्युनिकेशन की, विमेन एम्पावरमेंट की, और कितना ज़रूरी है कि लड़कियां जो हैं वो इस तरह, जिस तरह अभी ज़ैनब बैठ के बात करी है, जिस तरह हमारी शेफ़ कितनी कॉन्फिडेंटली बात करती हैं, अपने आप को काम की दुनिया में, पढ़ाई की दुनिया में अपने आप को हैंडल कर सकें। बच्चियों को जितना मर्जी पढ़ा लो, घरों में हम इस तरह ढक के रखते हैं कि होता ही है कि जब दुनिया का हिस्सा बनना उनको पड़ता है, रियल वर्ल्ड का, तो वो मैनेज नहीं कर पाती। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई, जिस पर्सनालिटी का हमें सुबह से इंतज़ार था, आखिर उनको हमने अपने पास बिठा ही लिया। हमारे साथ मलीहा समी हुसैन हैं। आप एंटरप्रेन्योर हैं, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं और एक बहुत ही ब्रिलियंट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बड़े अरसे बाद फिर मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम मलीहा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अगेन। और वाकई काफ़ी अरसे बाद। और ज़ैनब कितनी दबंग खातून है। ट्रू, व्हाट अ ब्रिलियंट वुमन। अब देखो, हम जब छोटे होते हैं मलिया जी, क्योंकि आप एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है और माशाल्लाह आप एक हॉस्पिटल को हेड कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरकेयर हॉस्पिटल को, तो एक तो वो अपनी जगह काम, उसके अलावा आप कंसल्टेंसीज, ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो सब कुछ चल रही होती है, तो लड़कियों से तो ये उम्मीद ही नहीं रखी जाती कि वो कम्युनिकेशन साइड देखेंगी, क्योंकि बेसिक कम्युनिकेशन के ऊपर भी बच्चियों की काम नहीं किया जाता। पढ़ा लिखा रहे हैं आजकल माँ बाप, लेकिन फिर भी घरों में ढक के रखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली एटीएम कार्ड नहीं बच्चियों को यूज़ करना आता 22-25 साल की उम्र तक। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली जुगन, अब जो वैसे तो काफ़ी टाइम चेंज भी हो गया है हमारे यहाँ पे है कि जैसे एवर केयर में मेरे पास सारा कॉर्पोरेट है, बिजनेस हेड भी हूँ और इसके अलावा कम्युनिकेशन भी उनकी देख रही होती हूँ, और जितनी भी ज़्यादा प्रमोशंस होती हैं वो भी हम लोग उस पर काम भी कर रहे होते हैं। मेनली कंसर्न ये होता है कि जितना अच्छा कोई ब्रांड कम्युनिकेट होता है ना, उतना अच्छा उसका इम्पैक्ट आता है। हम जितने लोगों की कम्युनिकेशन पावर में आजकल मैंने कमी देखी है, सिर्फ फीमेल्स ही नहीं, मेल्स भी जो हैं, अगर आप वो देख लें तो उन्हें अपनी सही बात कम्युनिकेट करनी नहीं आ रही होती। अनफॉर्चुनेटली 2 से 3 लाइनों के बाद उनसे बात नहीं हो रही होती, क्योंकि कंटेंट नहीं है। और सबसे रीज़न पता है क्या है? क्योंकि नॉलेज नहीं है। आपने नॉलेज नहीं शेयर किया, आपने बच्चों की वोकेबलरी पे तवज्जो नहीं दी, आपने स्टूडेंट टाइम में भी उनको छोड़ दिया है डिजिटल डिवाइसेस के साथ। डिजिटल डिवाइसेस की कम्युनिकेशन में और ह्यूमन कम्युनिकेशन में बहुत फ़र्क। लेकिन एक चीज़ है, अब जिस तरह ज़ैनब का एज ग्रुप है, अब ये वाला लॉट अभी भी उस टाइम में पैदा हुआ था जब ये चीज़ होती थी कि बच्चियों को ना इतना ज़्यादा घरों से बाहर नहीं निकालना, अगर पढ़ भी रही हैं तो पढ़ाई करके वापस घर आना है सीधा।
स्टडी ग्रुप्स या फ्रेंड्स की तरफ जाना, उस पर भी आपको पता है ज़ैनब, जब आप और मैं बात करते हैं तो अक्सर क्योंकि हम जैसों को इजाज़त होती थी कि भाई आप स्टडी ग्रुप्स भी करें, ये भी करें, बाहर भी निकलें, मतलब इंटर्नशिप्स भी करें, तो हमें बड़ी मॉडर्न या विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये ऐते बड़ी तेज़ है। ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना। अगर बच्ची अपना आपको हैंडल कर सकती है और अगर कोई उससे कोई फजूल बात करे, अगर वो शट अप कॉल दे सकती है, तो उसको कहा जाता है वो तेज बहुत है। ऐसे ही आपने तो अपनी फ्रेंड्स में किया हुआ डील ये। जब हम अपने इर्द गिर्द में देखा करती थी ना, तो मुझे लगता था कि शायद मैं कोई गलत चीज़ हूँ या मैं कोई एक डिफरेंट इंसान हूँ, लेकिन इस चीज़ का मुझे लगता है कि आपकी अपब्रिंगिंग जो है ना, उसका बड़ा फैक्ट होता है इस पे। आपके पेरेंट्स आपको किस तरह से कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आपका किस तरह से घर पे एक सिस्टम है, आपका घर, अगर आपकी वही बात है, आपकी बुनियाद स्ट्रांग होगी ना, तो आप उस पर जितनी मर्जी बिल्डिंग बड़ी खड़ी कर सकते हो। अगर आपने अपनी बच्ची को एक स्ट्रेंथ दे दी है ना कि आप, मेरी लाइन चोरी की है, मैं बड़ी खुश भी हुई हूँ और थोड़ा सा मैं अच्छा ये देखे ना, बट वही वाली बात है, देखो एक दूसरे के साथ जब आप टाइम गुजारते हो, जब आप लोगों को, इंसानों को मिलते हो, सीखते हो, तो किताब से ना भी सीखो तो इंसान से तो सीख जाते हो। और आजकल सबसे बड़ा मसला है कि जुगन कोई सीखना ही नहीं चाहता। आजकल टीचर्स के पास बैठने के लिए स्टूडेंट नहीं है। पीपल आर नॉट लिसनिंग टू अदर। जब आप कम्युनिकेट, देखिए हम कहते हैं कि अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर वो होता है जो अच्छा लिसनर हो, और आपकी फील्ड भी ऐसे ही है कि जो अच्छा एंकर होता है वो अच्छा लिसनर बनता है। दैट इज द बेस्ट थिंग। अब पाकिस्तान में लोग ही नहीं है, पाकिस्तान में अब वो फीमेल्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बोल्डनेस नहीं है, पेरेंट्स उनको खुद रोक रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारी शेफ की तरफ ही चलते हैं। आई थिंक उन्होंने सब कुछ रेडी भी कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब हमारी शेफ इज अ शेफ, इन्होंने एक अबाउट अ ईयर एंड हाफ 2 years ago आई थिंक रमज़ान ट्रांसमिशन भी होस्ट की। हुआ ये कि ये गई मुलाकात करने के लिए, पता ये चला कि उनको एंकर ही नहीं मिल रही। आप सोचें कि पूरे पाकिस्तान में आपको एंकर नहीं मिल रही, तो हमारी शेफ जो हैं एक सेपरेट शो था, एक सेपरेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इन्होंने होस्टिंग की और बेहतरीन की। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक ही बंदा सारे काम करे और कुछ बच्चे जो है वो कुछ भी ना कर पाए। राइट के रॉन्ग? बिल्कुल ऐसे ही है। वो इम्प्रेस है कि आप तो शेफ, आप ये भी कर लेती है। लेकिन देखिए इंटरनल कैपेसिटी की भी बात है। किसी की इंटरनल कैपेसिटी है जो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, किसी की है कि जो वो रिटर्न में बहुत अच्छा है, किसी की है जैसे आर्टिस्ट होते हैं, दे आर गुड इन परफॉर्मिंग। अच्छा, हम आर्टिस्ट भी हैं, हम आर्टिस्ट भी हैं। ये तो फिर मल्टीटास्कर। किचन में डांस सब कुछ मेरा बेटा। यस, ऑल सेट। जो हमारे जिंगर ट्विस्टर रैप्स थे वो मैंने उनको अच्छे से असेंबल कर दिया और साथ मैंने मसाला फ्राइज़ के साथ सर्व किया जैसे मैंने बताया था, और साथ ही साथ कॉकटेल डिप है हमारे पास। थैंक यू सो मच। वेलकम। अब आप देखिए ना, हम लोग जब भी शेफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल जब आते थे इंटरव्यूज़ वगैरह देने के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी, शदीद टैलेंटेड लेकिन बोल नहीं सकते। अब काम ही स्क्रीन का है। अगर आप बोलते हुए खाना नहीं बना रहे हैं और लोगों को गाइड नहीं कर रहे, तो स्क्रीन पे साइलेंस तो नहीं जाएगा। यस, एग्जैक्टली। और अब मैंने ये चीज़ भी ऑब्जर्व किया, जुगन के बच्चे जो हैं 2 से 4 साल के, वो जब भी हॉस्पिटल आते हैं या किसी भी जगह पे मिलते हैं, वो अपनी डिवाइसेस में गुम हैं। देखें, डिजिटल वही बात है कि डिजिटल डिवाइसेस से निकल के आपको रियलिटी वर्ल्ड में कम्युनिकेट करना सिखाना पड़ेगा। बहुत सारे टीनेजर्स जो हैं, सबसे ज़्यादा आप देखें यूथ आजकल, क्योंकि एक बात हुई थी ड्रामे के ऊपर पिछले दिनों, डॉक्टर्स उन्होंने कहा जी हम तो अपने बच्चों को सबसे पहले मना करते हैं ड्रामा ना देखें। क्यों? क्योंकि वो आपको रियलिटी से बहुत दूर लेके जा रहा है, क्योंकि उसमें जो यूथ दिखाई जा रही है वो कुछ और है और जो यूथ बाहर है वो कुछ और है। तो इतनी ज़्यादा गैप्स आ गए हैं। आप बात कर रही हैं कि जी बच्चों से बात नहीं हो पा रही, कॉन्फिडेंस, और एक वो यूथ है जो कि सारी टिकटॉक पे मौजूद है, एक वो यूथ है जो पूरी सोशल मीडिया पे छाई हुई है। वो भी लोग हैं, लेकिन उनका भी ये मसला है कि वो बोलें तो बोलें क्या। 2 मिनट से ज़्यादा की वीडियो देखना और 50 मिनट का वीडियो या प्रोग्राम करना, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि उसके लिए कितना नॉलेज चाहिए, कितना विजडम चाहिए और कितना कंटेंट चाहिए। सो बात ये है कि यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स है साइमल्टेनियस, राइट? Yes. याद है आपको कुछ ऐसे टिकटॉक स्टार्स भी हैं जो मूवीज़ के अंदर आए, जब मूवीज़ में परफॉर्म करना पड़ा या जब स्क्रीन पे आके परफॉर्म करना पड़ा, ड्रामा वगैरह में तो नहीं कर पाए और ट्रांसलेट ही नहीं हुए। अब वही लोग जिनकी मिलियंस दर मिलियंस फॉलोइंग जा रही है टिकटॉक पे, स्नैपचैट पे, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, वही लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। देखिए, लिपसिंग कर लेना और किसी को कॉपी कर लेना एक अलग बात है, और अपने अंदर के टैलेंट को पॉलिश करके बाहर निकालना और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाना, ये दोनों बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे यहाँ, और दोनों बड़ी मजे की चीजें हैं। लाइक मतलब मिमिक्री या लिपसिंग करना, उसके लिए भी टैलेंट चाहिए। दोनों यूनिक है, वो दोनों यूनिक है और बड़ी अमेजिंग। हम किसी को यहाँ पे बुरा नहीं कह रहे व्यूअर्स, लेकिन बात यह है कि जहाँ पे आप 2 मिनट का कंटेंट बना रहे हैं, वहाँ पे आपको फिर
2 घंटे का कंटेंट भी बनाना आना चाहिए, और अगर 2 घंटे का बनाते हैं तो फिर अपने आप को लिमिट करके शॉर्ट पे भी आना चाहिए। लेकिन जुगन आपी, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है कि लोगों में ना कैपेसिटी जो है वो बोलना तो खैर एक अलग बात है, सुनने की भी कम हो गई है। लोगों में ये हौसला ही नहीं है कि वो किसी की 50 मिनट की वीडियो देख सके। आप वीडियो की बात करें, मैं अब आपके पास वापस आती हूँ। आप एक हॉस्पिटल को रन करती हैं, मुझे बताएं कितने लोग अस्पताल में आके बता पाते हैं सही तरीके से कि उनको मसला क्या है? गूगल करते हैं और आपको बता देते हैं कि जी मुझे डॉक्टर साहब ये बीमारी है, और वो पहले से ही अपनी तरफ से काफ़ी सारी एडवाइसेस लेके आए होते हैं। उनकी अजम्पशंस होती हैं कि नहीं हमें ये नहीं, शायद ये हो गया, ये नहीं ये हो गया। एक्चुअली डॉक्टर कहता है पहले मुझे तो सुन लें, मतलब आपकी रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं, आपकी कंडीशन मेरे सामने है, बट स्टिल दे आर इंसिस्टिंग। देखें, एक तो जो रिजिडनेस है ना, सॉरी टू से, वो पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह प्रिवेल करती जा रही है, क्योंकि पेशेंट ये मानने को तैयार नहीं कि वो बीमार है, और डॉक्टर ये समझाने से आजिज आ चुके हैं कि जी आप एक डॉक्टर का पहले एक दफ़ा ट्रीटमेंट ले लें, फिर नेक्स्ट के पास जाएं। यहाँ पे मल्टीपल डॉक्टर्स के साथ दे वांट टू बी ट्रीटेड, दे वांट टू बी शोइंग ओवर हियर इन वन हॉस्पिटल, इन सेकंड हॉस्पिटल, इन थर्ड, सम टाइम पीपल आर कमिंग बाय 10 डॉक्टर्स। लेकिन अस्पताल भी जाके बताना तो आना चाहिए ना कि हुआ क्या है। और उसका ये मतलब नहीं है कि आप ऑनलाइन डिजिटली जाके एक चीज़ रिसर्च करके कहे कि जी मुझे ये है, फिर आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। और जुगन, सबसे बड़ी बात यह कि पेशेंट डिप्रेशन में है, हर दूसरा बंदा, आपको पता है 70% इंक्रीज इस साल पेशेंट्स में हुआ है जो मेंटल पेशेंट्स हैं। इतना ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी फैला है हमारी सोसाइटी में, हर बंदा दूसरे से जो है इरिटेटिंग है, हर बंदा दूसरे से तंग है। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल ही नहीं है, बिकॉज उनको होता है कि मैं इनकी आदतों से परेशान हूँ, मैं इनकी खाने से परेशान हूँ, मतलब कोई ना कोई वरीसम इशू है। जब बात निकलती है तो एंड में पता चलता है कि आधी से ज्यादा बीमारी तो डिप्रेशन की। तो जान, बात तो तभी निकलती है ना अगर कम्युनिकेट कर पाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपस में बातचीत ही खत्म करती है सबसे। और यंग जनरेशन जब पेरेंट्स को देखती है कि वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं, घर में कोई बड़ा नहीं करता, तो बच्चे भी नहीं करते, ऐसे ही बच्चे। और मैंने बड़ी दफा देखा है, ये बाप अपना फोन पे लगा हुआ है, बच्ची आगे से कुछ बोली जा रही है, बाप जवाब हाँ जाओ अपनी माँ से बात करो। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो माँ अपने कामों में मसरूफ है। देखिए व्यूअर्स, मैं इसमें अपने आप को इंक्लूड कर रही हूँ। मैंने कुछ दिन पहले लाइक ऑन सैटरडे मेरी तबीयत ख़राब थी, दिमाग भी मेरा ऑफ था, तो मैं कुछ ज़रूरी चीज़ काम पे क्योंकि फ़ोन पे करी थी। नूर ने एक दफ़ा कहा मामा मैंने ऐसे किया, दूसरी दफ़ा उसने कहा 4 साल की बच्ची है, मैं उसको क्या मैसेज दे रही हूँ। मैंने कहा बेटे मैं, और मैंने उसकी शक्ल देखी और मैंने कहा यार क्या कर रही हो जुगन, वही हरकत कर रही हो जो मना करती हो। क्योंकि बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आप उनसे कम्युनिकेट करें, बात करें, उनके इश्यूज सुनें। इवन आपकी फैमिली के एल्डर्स जो हैं, आज देखें आप एल्डर्स को कितना टाइम देते हैं, वो आपके ग्रैंड जो पेरेंट्स हैं वो बैठे हुए इंतज़ार में कि बच्चे आएंगे हमारे पास। नहीं, वो माहौल नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन में दूर जा रहे हैं, और रीज़न ये हम दे रहे हैं कि जी हमारे पास आपके लिए वक्त नहीं है। तो देखें, वक्त तो सबके पास, किसी के पास भी नहीं है। आज जो तस्वीर में 6 लोग खड़े हैं ना जुगन, आने वाले 5-7 सालों में तस्वीर में 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, नोबडी नोज। लेकिन दिस इज एन आयरनी ऑफ फेट कि पीपल वांट कि सब लोग अभी हमारे साथ हैं, हमेशा रहेंगे। हमेशा तो यहाँ किसी ने भी नहीं रहना। और यही बात याद रखनी चाहिए जब बच्चियों को आप कम्युनिकेट नहीं करने देते। व्यूअर्स देखें, किसी वजह से कोएड स्कूल्स एंड कॉलेजेस पे इतनी तवज्जो दी जा रही है पाकिस्तान में। पहले होता था सिर्फ ऑल गर्ल्स, सिर्फ ऑल बॉयज़। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर बच्चियां सारा टाइम अपना स्कूल का सिर्फ बच्चियों के साथ ही गुजारेंगी तो उनको लड़कों के साथ कम्युनिकेट करना आएगा ही नहीं। अगर उनको कम्युनिकेट करना नहीं आएगा तो आगे जाके जब उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है या फॉर एग्जांपल दफ्तर ज्वाइन करना है और वहाँ पे आपको बोलना ही नहीं आ रहा, आप आदमी को देख के घबराना शुरू हो रहे हैं, तो मुझे बताएं कि कौन सी एम्पावरमेंट, तो व्हाट इज़ फीमेल एम्पावरमेंट? जुगन आपी, आप तो बात करें ना हॉस्पिटल्स में और प्रोफेशनल लाइफ में, मैंने लड़कियों को देखा कि उन्हें मार्केट में जो एक आदमी कुछ बेच रहा है उससे बात करनी नहीं आ रही और ख़रीदना नहीं आ रहा, कि अपनी बात कम्युनिकेट नहीं वो कर पा रही कि मैंने क्या चीज़ ख़रीदनी है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें ना, लोगों को लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि सारी दुनिया जो है वो एक औरत को दे दी जाए। हमारा एक सिंपल सा मुद्दा ये है कि हमें सिर्फ इतना एम्पावर कर दिया जाए जितना हमें इस्लाम ने किया है, बस हमें उतना एम्पावर करें, उससे ज्यादा हमें मत करो। ना हम कह रहे हैं मर्द बुरे हैं, ना हम कह रहे हैं कि कोई व्हाटएवर, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बराबरी के साथ लेके चलें। ट्रांसजेंडर जो है उसको उसका राइट दिया जाए, उनका राइट दें। मर्द को उसका दो, जो मर्द की है वो उसको दो, जो औरत की है। हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि हमें अपनी स्पीच का राइट हो, हमें ये राइट हो कि हम अगर लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, कोई गोल अचीव करना चाहते हैं,
हम उसको कर सकें और हम अर्न कर सकें, रिस्पेक्टेबल वे में आप अर्न कर सको, रिस्पेक्टेबल जिंदगी गुजार सको। और अगर क्योंकि जान इस उम्र पे फीमेल एम्पावरमेंट की अगर ये बात करती है बच्ची, तो अगर पिछले 25 साल इसकी जिंदगी के घर वालों ने इसको ना किसी से बात करने दिया ना कभी, मैं ये नहीं कह रही कि कोई बुरी नीयत से करता है, नियत यही होती है कि हम अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करें, लेकिन खुदा ना खास्ता कल को अल्लाह माफी दे वो बच्ची अगर बेवा हो जाती है या उसका मियाँ उसको छोड़ देता है तो वो किधर जाएगी, कहाँ जाएगी अगर उसको अर्न नहीं कर रही। देखें मुझे इस फील्ड में आए हुए तकरीबन 25 साल हो गए, जिसमें जुगन मीडिया भी शामिल है, जिसमें एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये सारी हेल्थ सेक्टर भी, अब मतलब पिछले 4 साल से हेल्थ सेक्टर के साथ हूँ, तो कितनी ही थाउजेंड्स ऑफ पीपल आई हैव बिन वर्किंग थ्रू, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जिनमें मेजॉरिटी 80% तो मेल्स ही हैं हमारी सोसाइटी में। और मैं आई जस्ट गिव दिस ऑल क्रेडिट टू माई फादर, टू माई लेट फादर, कि उन्होंने हमेशा ज़िंदगी में इस तरह से बिल्डअप किया कॉन्फिडेंस कि नहीं, किसी भी लेवल पे आपने अपने आप को कमतर नहीं समझना, मेल्स के सामने आपने किसी चीज़ में कमतरी का एहसास नहीं होने देना, आपने बेटा अपनी एबिलिटी को आगे लाना है, योर एबिलिटी विल किल द डाउट्स। सो दैट इज़ द थिंग कि पेरेंट्स जब इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप अगर दुनिया को फेस कर सको तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, फिर आप हर फील्ड में जहां आप जाओगे, आप अपनी मिसाल भी देख लो कि आपका नाम बन जाता है, चाहे लोग कितना प्रेशर डाल दें, कितनी कोशिशें कर दें, बिकॉज द पर्सन इज अमेजिंगली कॉन्फिडेंट एंड एबल टू वर्क इन दैट फील्ड। दैट इज़ द मेन थिंग जो कि आज लैकिंग है। आप मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को एंड में? सबसे पहले मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी बेटियों में, विमेन स्पेसिफिकली जो आपके घर में फीमेल्स हैं, उनमें ख़ास तौर पे कॉन्फिडेंस, ख़ास तौर पे उनको आगे बढ़ने का मौका दें। अगर वो पाकिस्तान में रहना चाहती हैं, मुल्क से बाहर जाके पढ़ना चाहती हैं, उनको स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे करें। जितना आप सपोर्ट करेंगे आज, आने वाले दिनों में उतनी ही वो बेस्ट विमेन बन के पूरी दुनिया के सामने आएंगी। जस्ट गिव देम योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच। आप कुछ एंड में कहना चाहोगे ज़ैनब? बिल्कुल कहना चाहती हूँ ये कि आप अपने बच्चे को या बच्ची को बाउंड्रीज अगर सेट करके बता दोगे ना, तो ट्रस्ट में वो कभी भी वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ सप्रेस करोगे ना, तो यकीन करें वो सारी बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे। इसलिए अपनी बाउंड्रीज खुद डिसाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे गर्ल्स, ब्लेस यू। व्यूअर्स, हम आपसे छुट्टी लेंगे एक दिन की, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। 1 रबीउल अव्वल को बाबरकत महीने का आगाज़ होने जा रहा है कल से, तो हमें भी दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।